हेलो हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो री, कल मैंने शाम को एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर और मैंने कहा था अब जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करेंगे ना, बस पहले 15 से 20 सेकंड एक प्रार्थना गाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बच्चा कह रहा है सर कौन सी प्रार्थना? आप में से बहुत सारे बच्चे याद करो, बचपन में थे आप स्कूल के अंदर गाते थे। कौन सी मेरे साथ आप बोलोगे? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। चलो जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सभी लोग? तो फाइनली आज हमारी कस्टम की लास्ट रिवीजन क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए। आपको मैंने पहले भी कहा था कि एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए 7 क्लास आएंगी, तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान दें, 7 क्लास 7 नंबर। 7 क्लास हैं, 7 नंबर हैं, क्योंकि मैक्सिमम कस्टम जो बनेगा वो 7 नंबर तक बनेगा। तो ये लगा लो 7 क्लास हैं, 7 नंबर हैं, और इसके बाद 3 क्लास आपकी और आएंगी, वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब उस 3 क्लास में या 2 क्लास में सिर्फ हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। अब कस्टम में कितनी वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रैक्टिकल हैं, थ्योरी हैं, प्रोविजन बेस हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उसको मैं क्लास में करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो फाइनली आज एक तो हम कस्टम की रिवीजन पूरी कर लेंगे, और प्रोफेशनल वाले बच्चे भी टेंशन मत लें सर, इसके बाद इनकी 2 क्लास आएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज जो हमें टॉपिक करने हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव लेवल में कम है। प्रोफेशनल में तो वो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट एग्जीक्यूटिव लेवल में कम है। उसके बैलेंस प्रोविजन जो होंगे वो सारे प्रोफेशनल में हैं। तो जो बैलेंस मेरे दो जो सेशन आएंगे ना, उसके अंदर मैं सारे डाल दूंगा। तो प्रोफेशनल वाले बच्चे प्लीज कमेंट में ये मत लिखें कि सर हमारे सिलेबस में ये भी है, मुझे सब पता है आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है जी, आज हमारी क्लास के बाद 2 क्लास आपकी और आएंगी, उसमें जो भी आपके एडिशनल टॉपिक होंगे ना, वो सारे के सारे वहां पे कवर कर लूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे आज लास्ट क्लास देखेंगे। बस आपने 7 क्लास की दोबारा दोबारा रिवीजन करनी है। फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेना। कस्टम हमारा फुल फ्लैज खत्म हो जाएगा। इट मीन अगर कस्टम के 7 क्वेश्चन बने, 6 बने, 5 बने, मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी गलती नहीं करके आएगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। अच्छा, वैसे आज की क्लास ऐसी है कि अगर आप खुद भी पढ़ते ना तो भी आपको समझ में आता, क्योंकि आज की क्लास ना कोई प्रैक्टिकल नहीं है। आज की क्लास में छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हमारे बैलेंस बचे थे, हमने पहले कंप्लीट नहीं किए थे, और वो सारे थियोरेटिकल टॉपिक हैं। उसमें से कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा कि आपने रिवाइज करने हैं, कहाँ से रिवाइज करने हैं आपको बता दूंगा, और कुछ हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो फाइनली आज हम कस्टम पूरा खत्म कर लेंगे। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं आज की क्लास की बात करता हूं ना, तो मैंने हेडिंग क्या डाली है, अदर मिसलिनियस टॉपिक। मतलब कुछ आपके मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हमारे बैलेंस बचे हैं। सबसे पहला कुछ आपकी डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट है, याद करो, मैंने कहा था कि अगर आपका इंडिया के पोर्ट पे सामान आ गया, तो या तो पोर्ट से सामान घर लेके आते हो, या पोर्ट से वेयर हाउस में लेके जाओगे, वेयर हाउस से फिर घर लेके आओगे। याद करो, मैंने उस टाइम में रिवीजन क्लास के अंदर कहा था कि जब वो सामान वेयर हाउस में गया, तो वेयर हाउस में कितने टाइम तक रह सकता है, उतने टाइम में अगर सामान नहीं निकाला तो मुझे कितना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। वो सारी की सारी बातें जो होंगी वो वेयर हाउसिंग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर होंगी। और वेयर हाउसिंग हमारे कितनी तरह की होती है, मतलब जो, हाँ, जो हमारे कस्टम के वेयर हाउस हैं, वो वेयर हाउस कितनी तरह के हैं, वो सारी बातें जो होंगी हमारी इस टॉपिक के अंदर आएंगी। फिर एक टॉपिक हमारा आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। याद करो सर, ऐसा टॉपिक हमने कुछ जीएसटी के अंदर भी किया था। आपको मैंने कहा था कि अगर कोई सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई है या अगर कोई सप्लाई मिक्स सप्लाई है, तो क्लासिफाई कहां पे करेंगे, हमने सारी की सारी बातें जीएसटी में की थी। उसके बाद मैंने कहा था मेरी कौन सी सप्लाई गुड्स की सप्लाई बनेगी, कौन सी सर्विस की सप्लाई बनेगी, रीजन बिंग क्योंकि हमें रेट जाननी है। तो जो क्लासिफिकेशन हमने जीएसटी में की थी ना, ऐसे ही कुछ क्लासिफिकेशन के रूल्स आपके कस्टम में हैं, तो वो एक टॉपिक हमारा यहां पर आएगा। फिर एक टॉपिक हमारा आएगा कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। इट मींस अगर आपने कोई गुड्स की स्मगलिंग की है, कोई प्रोहिबिटेड गुड्स आप इंडिया में लेकर आ गए, तो आपका गुड्स हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, आपका वेसल हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, आपके कंटेनर हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो पहले वो शोकोस नोटिस देंगे, फिर हम उनको रिप्लाई करेंगे, फिर वो ऑर्डर पास करेंगे, तो उसके सीक्वेंस क्या होंगे, वो सारा टॉपिक आज हमें यहाँ पे एक बार देखना है। और एक लास्ट में, अगर मान लो मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक की बात की थी, बट जिस केस में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, तो कस्टम ड्यूटी का रिफंड कैसे मिलेगा, वो बातें हमें यहाँ पे करनी है। और एक टॉपिक याद करो, इनकम टैक्स में, मेरे ख्याल से न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है, प्रोफेशनल वाले बच्चों को पता होगा, आपने एक टॉपिक होता है इनकम टैक्स, और इवन जीएसटी के अंदर भी एक टॉपिक होता है एडवांस रूलिंग का।
तो एडवांस रूलिंग कस्टम में क्या होती है वो सारी बातें आज हमें देखनी है। तो मेनली बस ये लगा लो, 1 2 3 4 5 टॉपिक आज हमारे बैलेंस हैं। मैक्सिमम हमारे 40 से 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि ज्यादा बातें रीडिंग करने वाली हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। मैं बोलता जाऊंगा, आपको समझते जाना है। कोई भी डाउट आएगा जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसकी कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बीच में रिप्लाई मत करना, जब वीडियो खत्म होगी फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। प्रोफेशनल वाले बच्चे 2 सेशन और देखेंगे। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे बस एक पैटर्न याद कर लें, 7 क्लास 7 नंबर, 7 क्लास 7 नंबर, उनकी आज लास्ट क्लास है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। स्टार्ट करें? बच्चा कह रहा है यस सर स्टार्ट कर सकते हैं। आओ जी इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहले ना मैं आपके मॉड्यूल पर ही आ रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों को ना मॉड्यूल देख के बहुत डर लगता है। और मैं नॉर्मली, मैंने पहले भी कहा था कि मॉड्यूल में इसलिए नहीं खोलता क्योंकि आपके कस्टम में ना कई सारी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने पुराना लो दिया, जबकि वो लो चेंज हो चुका है। तो कई सारी बातें पुरानी दी हैं, अब पुरानी होने की वजह से वो गलत हो गई हैं। अब बच्चा जब वो गलत पढ़ता है ना, बच्चा ये बात कहता है कि मॉड्यूल में तो ये दिया है, आपने हमें ये कराया, हम करें कौन सा। तो मैं नॉर्मली क्लास में बात कहता हूं, सर मॉड्यूल को भी ना आप फॉलो तब करना, पहले क्रॉस वेरीफाई करना कि एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं। तो जो भी हम अभी कस्टम कर रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट कर रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कुछ बातें अभी भी मॉड्यूल में पुरानी हैं, तो सारी बातें मॉड्यूल से नहीं पढ़नी। जो बातें मॉड्यूल से पढ़नी है आज हम डिस्कस करेंगे, वही मॉड्यूल से पढ़ना। बाकी जो नोट्स मैंने आपको बना के दिए हैं क्लास में, वही नोट्स पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपने, ठीक है जी। तो यहां से आपका ना मॉड्यूल में कस्टम स्टार्ट हो रहा है। देखो यहां से आपका कस्टम स्टार्ट हो रहा है। अब इन्होंने सबसे पहले तो वही सेक्शन की लिस्ट दी है। अब ये सारे सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इन्होंने एक पैटर्न बना के दे दिया कि कस्टम में टोटल इतने सेक्शन है, किस सेक्शन से लेके किस सेक्शन में कौन कौन सी बात बोली है, उन्होंने एक टेबल बना के दे दी जो हमारे किसी काम की नहीं है। उसके बाद फिर मैंने कहा था कस्टम में ना 2 एक्ट होते हैं, एक तो नॉर्मल एक्ट होगा और एक कस्टम टैरिफ एक्ट होगा। याद करो कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या होते हैं, हमारे रेट होते हैं, 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, वो सारी बातें हमने की थी। अच्छा, अब यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट जो है, एक रूल्स और रेगुलेशन, इन दोनों में फर्क क्या होता है वो हमें यहाँ पे समझना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बच्चा ये बात कहता है सर आपने हमें एक्ट और रूल्स में तो फर्क बता दिया था, बट रूल्स और रेगुलेशन में क्या फर्क होता है वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। याद करो सर मैंने एक्ट और रूल्स में क्या कहा था, एक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। और अगर मैं रूल्स की बात करूंगा, रूल्स का मतलब क्या होता है, हाउ टू डू, मतलब कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना, वो सारी बातें एक्ट में होंगी। और जो भी हमें काम करना है वो करना कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो सारी की सारी बातें रूल्स में होंगी। अच्छा, रूल्स किसके सपोर्ट करते हैं, एक्ट की सपोर्ट करते हैं। अब जो बातें रूल्स में लिखी है ना, जो बातें रूल्स में लिखी हैं उसको भी फॉलो करने के कुछ तरीके होते हैं जो रेगुलेशंस के अंदर लिखे होते हैं। तो सिंपल सी बात, बस ये बात ध्यान देना, एक्ट कैसे फॉलो करना है उसके लिए रूल्स आएंगे, रूल्स कैसे फॉलो करने हैं उसके लिए क्या आएंगे, रेगुलेशंस आएंगी। बट मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलेशन जो होती हैं वो सिर्फ रूल्स के लिए आती हैं, रेगुलेशन जो होती हैं वो एक्ट के लिए भी आती हैं। इट मीन अगर कोई बात एक्ट में लिखी है, उस केस में कोई रूल नहीं बना हुआ, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी ला सकती है, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो एक्ट की सपोर्ट कौन करेगा, रूल्स करेंगे। एक्ट की सपोर्ट कौन करेगा, रूल्स करेंगे। रूल्स की सपोर्ट कौन कर सकता है, रेगुलेशंस कर सकते हैं, बस ये बात ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है सर रूल इशू कौन करता है, मतलब रूल कौन निकालता है और रेगुलेशंस कौन निकालता है। आओ एक बार फटाफट चेक करते हैं। सबसे पहला देखो जी, रूल्स बनाने की पावर सेक्शन 156 में है कस्टम के, जहां से पावर मिली है कि आप रूल्स बना सकते हो। और सेक्शन 157 से पावर मिली है रेगुलेशन बनाने की। बच्चा कह रहा है सर क्या ये हमें सेक्शन याद करने हैं, बिल्कुल करने हैं जी। ये दोनों सेक्शन आपको लर्न करने हैं, क्योंकि आपके पेपर गोले भरने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इस अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन बन जाएगी, बताओ रेगुलेशन किस सेक्शन से बनती है, सेक्शन 157। हाँ, प्रोफेशनल वाले बच्चों में ये बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा, बट उनको भी सेक्शन याद होने चाहिए, क्योंकि वो आप, सिंपल सी बात है सर, इसके बाद आप सीएस बन जाओगे, और सीएस बनने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिकल ही आपके पास आएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला रूल्स के लिए 156 है और रेगुलेशन के लिए 157 है। उसके बाद जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ऑथोराइज करती है रूल्स के लिए, और सीबीआईसी जो होती है वो ऑथोराइज करती है रेगुलेशन के लिए। इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑथोराइज करेगी। और सीबीआईसी क्या होता है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इट मीन जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट है ना, वो ऑथोराइज करेगा रेगुलेशन के लिए, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो ये पर्पस क्या है, ये एक्ट की सपोर्ट करते हैं और ये एक्ट और रूल्स दोनों की सपोर्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि रूल्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रेगुलेशंस आती हैं, और एक्ट जो होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रूल्स भी आते हैं, और कुछ केस में रेगुलेशन भी आ सकती है। उसके बाद
ये कंटेंट अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कंटेंट का मतलब कि रूल्स में कौन कौन सी बातें होती हैं और रेगुलेशन किस किस चीज के लिए आती हैं, वो सारी बातें यहाँ लिखी हैं। तो वो हमारे अभी नॉर्मली किसी काम की नहीं है, अगर आपको रीड करना हो कर सकते हो, नहीं तो तीन बातें ध्यान देना, सेक्शन नंबर ध्यान देना, उसके बाद किसकी वो सपोर्ट करने के लिए आते हैं और कौन इसे ऑथोराइज करता है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आ जाओ डेफिनेशन। अब डेफिनेशन जो है ना, आपके मॉड्यूल में कई सारी डेफिनेशन दी हैं, बट जो हम अभी करेंगे वो करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार आती हैं, और बाकी जो भी होंगे जिसमें मैंने टिक मार्क नहीं किया, एक बार आपको रीड जरूर करनी है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिस पे टिक मार्क किया उसको फटाफट से अभी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। और जिसको टिक मार्क नहीं कर रहा, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, एक बार उसको भी एक बार पढ़ जरूर लेना। आप कहां से पढ़नी है सर? मॉड्यूल से पढ़नी है। मॉड्यूल कहां है सर? आपकी वेबसाइट पे है, डाउनलोड कर लेना उसको। ठीक है जी। अब यहां पे एक बार चेक करो। सबसे पहले डेफिनेशन है कस्टम में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है? जो आपकी असेसमेंट करती है नॉर्मली। याद करो, इनकम टैक्स के अंदर भी मैंने कहा था कि इनकम टैक्स की जब भी असेसमेंट होती है या जीएसटी की जब भी असेसमेंट होती है, वो नॉर्मली कौन करती है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करती है। अब मुद्दा ये आता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में ना सभी लोग कवर नहीं होते, कुछ ऑफिसर कवर होते हैं, कुछ ऑफिसर कवर नहीं होते। तो कौन से लोग कवर होंगे और कौन से कवर नहीं होंगे कस्टम के अंदर, वो सारी बातें इन्होंने यहां पे बताई हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी competent to pass any order or a decision under this act but does not include board, कमिश्नर अपील और अपलेंट ट्रिब्यूनल। तीन लोग बाहर निकाल दिए सर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जी, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे कान खोल के सुन लें, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में इनमें से कौन कवर नहीं होता? तो कमिश्नर अपील कवर नहीं होता, उसके बाद बोर्ड कवर नहीं होता, बोर्ड का मतलब क्या है? सीबीआईसी, ये कवर नहीं होता, और तीसरा कौन कवर नहीं होता? अपलाइन ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो कवर नहीं होते। इन तीनों को छोड़कर कोई भी ऑफिसर जो होगा वो इसके अंदर कवर हो जाएगा, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। तो बस आपको ना मेन ये बात ध्यान देना है कि इसमें कौन कवर नहीं होता, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो इसमें से फ्रेम होगा। तो कौन कवर नहीं होगा उस पर ध्यान लगा लेना बस, क्योंकि जो कवर होगा इन तीनों को छोड़कर ऑलमोस्ट बाकी कवर हो जाएंगे। तो कवर क्या नहीं होगा उस पर ध्यान लगाना है। तो पहला क्या कवर नहीं होगा जी? कमिश्नर अपील। दूसरा क्या कवर नहीं होगा? बोर्ड कवर नहीं होगा। और तीसरा क्या कवर नहीं होगा? अपलाइन ट्रिब्यूनल। ये तीनों कवर नहीं होंगे, बात ध्यान दो। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन पे आओ जी, असेसमेंट। याद करो सर, ये छोटी छोटी बातें आपने इनकम टैक्स में कई बार पढ़ी हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट मींस जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल कौन करता है? ऑब्वियस बात है, डिपार्टमेंट करेगा। इट मींस अगर मैंने कोई कंप्यूटेशन दिखाई या अगर मैंने वैल्यू निकाल के बताई या मैंने जो रिटर्न फाइल की, तो गवर्नमेंट कहती है हम इसकी असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट में कौन कौन सी असेसमेंट इंक्लूड होंगी, अब वो यहां पे लो बताएगा। देखो ये क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटेबिलिटी ऑफ एनी गुड्स एंड अमाउंट ऑफ ड्यूटी, टैक्स, सेस और एनी अदर सम पेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है जी। और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, री असेसमेंट एंड एनी असेसमेंट इन विच द ड्यूटी असेस्ड इन नील। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि भैया असेसमेंट में आपकी प्रोविजनल असेसमेंट भी कवर होगी, सेल्फ असेसमेंट भी कवर होगी, री असेसमेंट भी कवर होगी, और ऐसी असेसमेंट भी कवर होगी जिसमें चाहे ड्यूटी आपकी नील ही क्यों नहीं आ रही है। ऐसा पता मैं क्यों कह रहा हूं? आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बन गया जब पहली बार क्वेश्चन बना, और उन्होंने क्वेश्चन यही फ्रेम कर दिया सर, यहीं से लाइन उठा ली उन्होंने, क्वेश्चन ये फ्रेम करा कि जिसपे ड्यूटी नील आ रही है, जिसपे ड्यूटी नील असेस की जा रही है, तो क्या वो भी असेसमेंट में कवर होगा? नहीं होगा। आंसर इज यस, कवर होगा। तो सर ड्यूटी अगर नील आ रही है तो असेस करने के बाद ही नील आ रही है ना, तो भैया असेस तो आपने कर ली है, तो असेस का मतलब क्या होगा? असेसमेंट कर ली। तो असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ड्यूटी निकल के ही आएगी। असेसमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ड्यूटी निकल के आएगी। असेसमेंट का मतलब ये है कि चेकिंग करना, वेरिफिकेशन करना, कैलकुलेशन करना। तो अगर कैलकुलेशन के बाद ड्यूटी नील असेस हो रही है तो भी वो असेसमेंट में ही कवर होंगे, बात ध्यान देना। तो असेसमेंट में कौन कौन सी आ गई? प्रोविजनल असेसमेंट आ गई, सेल्फ असेसमेंट आ गई, री असेसमेंट आ गई, और ऐसी असेसमेंट भी कवर होगी जिसमें आपकी ड्यूटी नील असेस हो रही है, वो भी यहां पे कवर हो जाएगा। तो दो डेफिनेशन हमने की है जी, और दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली हमने की है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और दूसरी हमने कौन सी की है? असेसमेंट। तीसरा कस्टम एरिया। कस्टम एरिया किसे कहते हैं सर? आप मुझे एक बात बताओ, कस्टम एरिया का मतलब क्या है? जो आपका कस्टम पोर्ट होता है, जो वहां पे कस्टम स्टेशन है, जहां पे आप सामान रखते हो। आप सोच के बोलना, अगर मुझे सामान घर लेके नहीं जाना तो मैं क्या करूंगा? वेयर हाउस में रखूंगा। तो अगर मैंने वेयर हाउस में सामान रखा तो क्या वो वेयर हाउस जो है, क्या वो भी कस्टम एरिया में कवर होगा? नहीं होगा? यस होगा। इनमें गवर्नमेंट ये बात कहते हैं, क्लियरेंस से पहले, होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले तुम उस सामान को कहीं पर भी रखोगे ना, तो वो एरिया जो है वो कस्टम एरिया में काउंट कर लिया जाएगा।
तो देखो ये क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए कस्टम स्टेशन और ए वेयर हाउस एंड इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स आर ऑर्डिनली केप्ट बिफोर द क्लियरेंस बाय कस्टम अथॉरिटी। मतलब जब तक क्लियरेंस नहीं होगी कस्टम अथॉरिटी से, उससे पहले आपने उस गुड्स को कहीं पर भी रखा होगा, वो क्या होगा, वो कस्टम एरिया में कवर हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये बेसिक बातें हैं, एक बार आप इसको रीड कर सकते हो। उसके बाद कस्टम स्टेशन देख लो जी। कस्टम स्टेशन में कौन कौन से आएंगे, कस्टम पोर्ट आएगा, कस्टम एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल आएगा, और फॉरेन पोस्ट ऑफिस और लैंड कस्टम स्टेशन, ये सारे जो हैं ये आपके कस्टम स्टेशन में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो आपके एग्जाम में कस्टम स्टेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे कि कस्टम स्टेशन में इनमें से क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा। तो भाई क्या कवर होगा, कस्टम पोर्ट कवर होगा, कस्टम एयरपोर्ट कवर होगा, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल ये कवर होगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस ये कवर होगा, और लैंड कस्टम स्टेशन जो है ये कवर होगा। ये हमारे किस में कवर होंगे, कस्टम स्टेशन में कवर हो जाएंगे, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बोलते जा रहे हो और हमें बस सुनना पड़ रहा है। ऐसा ही है सर। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, आज की क्लास जो है ना वो हमारी प्योर थ्योरी बेस है। प्योर थ्योरी का मतलब ही होता है कि जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, आपको माइंड में रिकॉल करनी पड़ेगी। अब सोच के बोलना, अगर कोई बच्चा ये बोले जी मेरे को ना ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो भैया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, डेफिनेशन है ना सर। अब जो डेफिनेशन लो ने बोली है वो डेफिनेशन तो वैसे करनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन मींस क्या है कि अगर लो ने बोला कस्टम स्टेशन का मतलब ये है, तो इट मींस कस्टम स्टेशन का मतलब वही है, वो हमें लर्न करना पड़ेगा। कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। तो जब भी डेफिनेशन की बात होगी ना तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखो जी, एक्सपोर्ट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया से बाहर जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। देखो जी, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी। उसके बाद यहां पे फिर आओ जी, गुड्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। गुड्स इंक्लूड्स, डेफिनेशन इंक्लूसिव है जी। मेरे ख्याल से पहली क्लास के अंदर हमने मींस लिखा था, तो मेरा मींस का मतलब नॉर्मली था कि गुड्स का मतलब क्या है, ठीक है। वैसे डेफिनेशन जो है लो में वो इंक्लूसिव है। तो गुड्स इंक्लूड्स क्या क्या आएगा, वेसल, कोई स्टोर्स, बैगेज, करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे हमारे गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। उसके बाद इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से इंडिया में आना, वो क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद पर्सन इंचार्ज, पर्सन इंचार्ज याद करो, वेसल वाले केस में कौन बनेगा, मास्टर ऑफ वेसल। एयरक्राफ्ट वाले केस में कौन बनेगा, जो कमांडर होगा या पायलट होगा वो यहां पे बन जाएगा। रेलवे वाले केस में कौन बनेगा, जो कंडक्टर होगा या गार्ड होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। और एनी अदर कन्वेंस में कौन बनेगा, जो ड्राइवर होगा या कोई अदर पर्सन जो मेन उसको देख रेख कर रहा होगा वो क्या बन जाएगा, पर्सन इंचार्ज बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना कि वेसल वाले केस में पर्सन इंचार्ज कौन होता है, तो आप क्या बोल के आओगे, मास्टर ऑफ वेसल। वेसल वाले केस में पर्सन इंचार्ज कौन होगा, मास्टर ऑफ वेसल। एयरक्राफ्ट वाले केस में कौन होगा, कमांडर और पायलट होगा इंचार्ज। रेलवे वाले केस में कौन होगा, कंडक्टर और गार्ड होगा। अदर कन्वेंस वाले केस में कौन होगा, ड्राइवर या कोई दूसरा पर्सन जो उसका इंचार्ज कर रहा होगा वो क्या बन जाएगा, पर्सन इंचार्ज में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी डेफिनेशन जो है ये आपकी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपने एक बार रीड कर लेनी है, 2-2 मिनट लगेंगे, मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। उसको 2 बार रीडिंग कर लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मेन समझने वाले प्रोविजन हमारे हो चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले भी सारे हो चुके हैं, बस अब एक कमी बची है, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान रखना सर, ये मत सोचना कि जो मेरी 7th क्लास अब ये वाली क्लास है इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। सर मैं एमसीक्यूज जो बना के लेके आऊंगा ना, हर लाइन में से बना के लेके आऊंगा। आप ये मत बोलना कि सर जो आपने सेल्फ रीडिंग के लिए दिया था वो हमने रीड ही नहीं किया। तो सिंपल सी बात है सर, जो मैंने बातें बोली हैं उसको आप थोड़ा सा टाइम लगा के रीड जरूर कर लेना बस, ठीक है। उसके बाद देखो जी, उसके बाद कस्टम ड्यूटी कब लगती है वो सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। कस्टम ड्यूटी के टाइप्स याद करो, मैंने आपको बताया था, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी हो गया जी। उसके बाद आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, सेफगार्ड ड्यूटी हो गया, प्रोएक्टिव ड्यूटी हो गया। देखो वही सारी के सारी ड्यूटी आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारी के सारी कस्टम ड्यूटी आपके सामने है, ये जो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कस्टम ड्यूटी हमारी कौन कौन सी लगती हैं, देखो वही आपके सामने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा एक और आपका ना यहाँ पे सेस है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, कि नॉर्मली मैंने आपको क्लास में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि ये जो लगता है ना ये आपका पेट्रोल के ऊपर लगता है या हाई स्पीड डीजल के ऊपर लगता है। अब पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल में से क्वेश्चन नॉर्मली कभी नहीं बनता, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चन बनेगा तो नॉर्मली उस केस में ना काफी सारे कंप्लाइंस अलग होते हैं जो हमारे सिलेबस में कवर नहीं है। बट मेनली
जिन बच्चों के एग्जीक्यूटिव के एग्जाम है उनके एग्जाम में तो क्वेश्चन बन सकता है, प्रोफेशनल वालों के एग्जाम में चलो नहीं बनेगा, बट एग्जीक्यूटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भैया जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है उसका रेट क्या है। तो रेट आपको ध्यान देना है, तो रेट आपका बनेगा दैट इज ₹8 पर लीटर। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये, क्योंकि होगा क्या, जब ये वाला क्वेश्चन बनेगा ना तो बच्चे के माइंड में ये नहीं आएगा हमने पढ़ा कहां है, क्योंकि बच्चा कहेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो पढ़ा है, एजुकेशन सेस इनकम टैक्स में हमने पढ़ा है, बट ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट 18 में एक यहाँ पे सेस लेके आई थी, उस सेस का नाम था रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। ये रेट है ₹8 पर लीटर। किस पे लगेगा? पेट्रोल पे लगेगा और हाई स्पीड डीजल पे लगेगा, और किसी पे नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो रेट ध्यान रखना। रेट मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो क्या रेट है। ₹8 पर लीटर। उसका नाम क्या है? रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। बस ये बात ध्यान देना। अच्छा, उसके बाद अभी एक हेल्थ सेस गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया, बट वो हेल्थ सेस अभी हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस एक्ट 2020 से आया है, और आप सब जानते हो फाइनेंस एक्ट 2020 हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। तो जो ये मॉड्यूल मैंने इंस्टीट्यूट का डाउनलोड किया हुआ है, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2020 दिया हुआ, मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, तो जो 2020 वाली अमेंडमेंट है वो तो हमें करनी नहीं है, उससे पहले की करनी है। तो ये अमेंडमेंट जो है फाइनेंस एक्ट 2020 की है, देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी है नोट एप्लीकेबल। तो इस अमेंडमेंट को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, गलती से भी मत पढ़ लेना सर। ठीक है, गलती से मत पढ़ना। जिनके एग्जाम जून 21 में है या दिसंबर 21 में है उनके एग्जाम के लिए पैराग्राफ एप्लीकेबल है, जिनके एग्जाम दिसंबर 20 में है उनके एग्जाम के लिए पैराग्राफ एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अब आओ जी, अब यहां पे है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इट मींस अगर मुझे गुड्स की क्लासिफिकेशन करनी है तो मैं क्लासिफिकेशन कैसे करूंगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, मेरे मन में एक डाउट आ रहा है कि जो ये गुड्स की क्लासिफिकेशन है ये क्यों जरूरी है। भाई हमें क्यों क्लासिफाई करना है, ये गुड्स किस में कवर होता है ये आप मुझे बताओ। सर जीएसटी में हम ये क्यों आइडेंटिफाई करते थे कि ये सप्लाई गुड्स की है, सर्विस की है? रीजन मीन क्योंकि हमें रेट चाहिए होते थे। और वही सेम कस्टम में है कि अगर मैंने बाहर से कोई सामान इंपोर्ट किया, अगर मैंने बाहर से कोई सामान इंपोर्ट किया तो उस इंपोर्टेड गुड्स पर कौन सा रेट लगेगा, उसके लिए क्लासिफिकेशन चाहिए ना। बच्चा कह रहे क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए? बहुत सारे रीजन है सर। एक बात मैंने सोच के बोला, मैंने बाहर से माउस मंगाया। अब अगर ये बाहर से माउस मंगाया तो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर मान लो दो हेडिंग है, एक तो हेडिंग है कंप्यूटर असेसरीज और एक हेडिंग है प्लास्टिक। अब अगर मैं कायदे से देखूं तो ये प्लास्टिक है, और अगर मैं नॉर्मली देखूं तो कंप्यूटर की एसेसरी भी है। तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि इस माउस को मैं कहां पे कवर करूंगा। सेकंड क्या निकल के आ रहा है? सेकंड है फॉर एग्जांपल, याद करो बचपन के दिन, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने वो पेंसिल यूज की होगी जिसके ऊपर रबड़ लगी होती थी, रबड़। अब याद करो, हम लिख रहे होते थे, कुछ गलती हो गई, हमने पेंसिल को उल्टा किया, रबड़ से साफ किया, फिर पेंसिल की, फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली आप बचपन में ऐसा करते थे, मुझे तो याद है मैं तो ऐसा करता था। अब नॉर्मली हम क्या बोलते थे? रबड़ वाली पेंसिल, पापा रबड़ वाली पेंसिल लेके आना। अब भैया रबड़ वाली पेंसिल लेके आना, रबड़ वाली पेंसिल तो आ गई, बट उसको पेंसिल में कवर करूं या रबड़ में कवर करूं, मेन मुद्दा है, क्योंकि रबड़ पे रेट अलग है, पेंसिल पे रेट अलग है। तो सबसे मेन मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि उसको मैं कहां क्लासिफाई करूं, तो उसके लिए कस्टम में ना अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। याद करो जीएसटी के अंदर मैंने कहा था ना एचएसएन कोड होते हैं, उस कोड से पता लगता है क्या रेट लगेगा। सेम ही आपके यहां पर भी होते हैं। और जैसे जीएसटी एचएसएन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे ही कस्टम जो है वो भी एचएसएन के ऊपर डिपेंड करता है। जो कस्टम के कोड है ना वो किस पे डिपेंड करते हैं? एचएसएन के ऊपर, सेम जीएसटी की तरह डिपेंड करते हैं। सर कितने डिजिट का कोड होता है और हर डिजिट क्या क्या बातें बताता है, वो सारी बातें अभी हमने देखनी है। तो बस ये समझो कि ये टॉपिक हम रिवाइज करने क्यों जा रहे हैं। इस रीजन की वजह से ये कई बच्चे बातें कर रहे हैं, कई बच्चे उठ के जा चुके हैं, और मुझे पता कि अब 70-80 बच्चे बैठते हैं, 350 से स्टार्ट हुए 70-80 पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं एक बच्चा ही बैठा होगा तो भी मुझे क्लास डालनी है सर, क्योंकि अगर एक बच्चे का भाई मेरी वजह से रिजल्ट आ गया ना तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, मुझे इतना जरूर पता है। तो जो बच्चे बातें कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि भैया आज की क्लास वैसे ही हम खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हो, या तो चले जाओ, या तो चले जाओ, बातें मत करो, या अगर बैठना ही है मेरे ख्याल से आप पौना घंटा बैठ सकते हो, सुनने से कुछ तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो प्लीज बातचीत मत करो, बातचीत बिल्कुल मत करो सर, क्योंकि अगर बीच में बातचीत करोगे ना आपका भी नुकसान होगा, और होगा पता क्या, आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो बेटर ये है या तो आप चले जाओ,
कि सर हम खुद भी पढ़ लेंगे, ये सारी बातें जो है मॉड्यूल आपने बता दिया, मॉड्यूल डाउनलोड कर लेंगे और वो पढ़ लेंगे। ठीक है, बट मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मॉड्यूल में एक चैप्टर है वेयर हाउसिंग का, उसको मत पढ़ना, वेयर हाउसिंग के चैप्टर में गलती है। मॉड्यूल में एक चैप्टर है वेयर हाउसिंग का, उस वेयर हाउसिंग वाले चैप्टर को मत पढ़ना, उसमें गलती है, पहले बोल दिया। ड्यूटी ड्रॉबैक में कुछ गलती है, बैगेर के चैप्टर में कुछ मिस्टेक्स हैं। बच्चा कह रहा है फिर पढ़ना क्या है? डेफिनेशन पढ़ सकते हो मॉड्यूल से, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जो मैं करा रहा हूं ये मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी वाला चैप्टर है ये पढ़ सकते हो, और रिफंड एक टॉपिक है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक वाला नहीं पढ़ना, बैगेज वाला नहीं पढ़ना, वेयर हाउसिंग वाला नहीं पढ़ना। क्यों? ये ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स में रिवाइज लिखवा दिया है, उसमें कई जगह में पुराना लो है। तो जो बच्चे जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बीच में उठ के बच्चे कहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है हम खुद भी पढ़ सकते हैं, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बैठे हैं कम से कम उनको पढ़ने तो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, तो जो कस्टम टैरिफ एक्ट आपका 1975 है, मैंने क्या बोला, वो बेस्ड है किस पर? एचएसएन पर। याद करो, दो शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट ड्यूटी के रेट हैं और शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट हैं। अब जो ये इंपोर्ट ड्यूटी के रेट है ना शेड्यूल 1 में, इसमें टोटल 21 सेक्शन है और 99 चैप्टर्स हैं। टोटल 21 सेक्शन है और 99 चैप्टर्स हैं। सर क्या ये हमें याद करने हैं? नहीं सर। आपने फिर हमें क्यों बताए हैं? वैसे ही, क्योंकि प्रोफेशनल वाले बच्चे जो बीच के अंदर बैठे हैं, कम से कम उन्हें तो पता हो कि 21 सेक्शन है, 99 चैप्टर्स हैं। अब यहां पे देखना जी, मीनिंग एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है और उसकी नीड क्यों है हमें क्लासिफिकेशन की, वो हम देखने जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग और सब हेडिंग ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 अंडर विच द सेड गुड्स आर कवर्ड। मतलब ये गुड्स जो है वो किस हेडिंग में कवर है, किस सब हेडिंग में कवर है, जो गुड्स हमने बाहर से इंपोर्ट किया, इसको जानने के लिए हम क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सर क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है? डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी। भाई मेरे गुड्स पर रेट कौन सा लगेगा ये देखना पूछेगा ना। लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, याद करो कॉम्पोजिट सप्लाई, तो जीएसटी में लैपटॉप में कवर करते हैं। तो अगर मैंने कोई बाहर से लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग इंपोर्ट किया तो उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये सारी बातें हमें यहां पे देखनी। सर फॉर एग्जांपल मान लो एक गाड़ी है, एक कार है, सारा कुछ कंप्लीट है, उसमें भी टायर नहीं लगे, उसमें भी टायर नहीं लगे। तो अगर मान लो ये कोई अनफिनिश्ड आइटम है और उस पर मुझे ड्यूटी लगानी है, तो मैं किस रेट से लगाऊं? मतलब मैं कहा कस्टम टैरिफ एक्ट में कार विदाउट टायर ढूंढूं या कार ही ढूंढूं या टायर ढूंढूं, मैं क्या करूं? तो ये सारी क्लासिफिकेशन जो है कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर है। तो क्लासिफिकेशन, पहला केस क्यों जरूरी है? पहला केस रेट ऑफ ड्यूटी जानने के लिए जरूरी है, और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जम्पशन एलिजिबिलिटी, कि जो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया कहीं वो एग्जम्पशन में कवर तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एग्जम्पशन में कवर हो गया फिर तो ड्यूटी लगेगी नहीं। तो मेनली रीजन क्या होता है क्लासिफिकेशन के? रेट जानना है, एग्जम्पशन की एलिजिबिलिटी जाननी है, ये रीजन है हमें क्लासिफिकेशन चाहिए। अब देखो जी, टोटल 4 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं कस्टम टैरिफ एक्ट में। जो कस्टम टैरिफ एक्ट आपका है उसमें 4 कॉलम है। सबसे पहला एक तो टैरिफ है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है, तीसरा यूनिट का होगा, चौथा रेट ऑफ ड्यूटी का होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे पीछे बोला नहीं, पहला टैरिफ का होगा, दूसरा डिस्क्रिप्शन का होगा, तीसरा यूनिट का होगा, चौथा रेट ऑफ ड्यूटी का होगा। अब जो ये 8 डिजिट का कोडिंग सिस्टम जो है ना वो हमारे इंडिया में है। जैसे एचएसएन में भी कोड होते हैं, याद करो एचएसएन के भी कोड होते हैं कि 4 कोड कब चाहिए, 2 कोड कब चाहिए, 6 कोड कब चाहिए, फिर 8 कोड हमें कब चाहिए, वही सेम कस्टम में है। अब ये कस्टम में जो हमारे कोड होते हैं ना, कितने कोड होते हैं? 8। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी कि अगर कस्टम में क्लासिफिकेशन करनी है तो कितने नंबर का कोडिंग सिस्टम आपके एप्लीकेबल है, तो क्या आएगा? 8 नंबर का कोडिंग सिस्टम। अब ध्यान रखना, पहले 2 डिजिट जो हैं वो चैप्टर नंबर के होते हैं, अगले 2 डिजिट जो होते हैं वो हेडिंग नंबर होती हैं, अगले 2 डिजिट जो होते हैं वो सब हेडिंग होती हैं, और अगली 2 डिजिट जो होती हैं वो प्रोडक्ट का कोड होता है या प्रोडक्ट की आईडी होती है। तो ये टोटल 8 डिजिट है। पहला चैप्टर नंबर, फिर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, और फिर उस प्रोडक्ट का जो कोड होगा या आईडी होगी ना, वो जो होगा वो हमारे लास्ट के 2 डिजिट होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भैया क्लासिफिकेशन के जो कोड होते हैं वो कैसे होते हैं। अब क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं? सबसे पहला इधर देखो जी ध्यान से, यहां पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट है। अब मैंने आपको देखो इतना तो बता ही दिया ना, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि आपका 8 कोड होते हैं, पहले 2 डिजिट वही चैप्टर नंबर,
अगले 2 डिजिट हेडिंग, अगली 2 डिजिट सब हेडिंग, अगली 2 हेडिंग प्रोडक्ट का कोड। देखो वही सारी बातें जो मैंने वहां पे लिखी हैं, वही सारी बातें अपने मॉड्यूल में लिखी हैं। अब इसके इंटरप्रिटेशन के रूल क्या है, मतलब अगर मान लो मुझे कोई भी गुड्स क्लासिफाई करना है तो उसके रूल क्या है। सबसे पहला है रूल नंबर 1, दैट इज जनरल रूल। जनरल मींस क्या है, जो कहीं पर भी कवर नहीं होगा रूल नंबर 1 में कवर हो जाएगा। सर याद करो, ये बातें हमने जीएसटी के अंदर एक चैप्टर किया था प्लेस ऑफ सप्लाई वाला। प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर मैंने कहा था कि जनरल रूल होता है जिसको कहीं मौत नहीं मिलेगी। इनकम टैक्स में याद कर लो, अदर सोर्स की जो इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी, टैक्सेबल कहां पे होगी, अदर सोर्स में। वही सेम यहां पे है कि अगर कोई आइटम आपकी नीचे दिए गए रूल में कहीं पर भी कवर नहीं हो रही, आपको उसमें कवर करने में प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में आप रूल नंबर 1 एप्लीकेबल कर दो, उसके बेस पे आप क्लासिफिकेशन निकाल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, द एसेंस ऑफ दिस रूल इज दैट रेफरेंस टू द रूल may be in case of ambiguity that in the reference to the sixth rule of interpretation is not required when classification of goods is possible on the basis of description in the heading or subheading। मतलब उस केस में क्लासिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब डायरेक्टली ही पता लग रहा है किसकी हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, उस केस में क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। अब रूल नंबर 2 ये बात कहता है कि अगर कोई आइटम अनफिनिश्ड है या मिक्सचर है, सर अगर कोई आइटम अनफिनिश्ड है या मिक्सचर है, उस केस में क्लासिफाई कैसे करेंगे। अब एक बात मैंने सोच के बोला, आप में से ना बहुत सारे बच्चों ने काजू कतरी देखे, काजू कतरी। बच्चा कह रहा है लाला चाह लप लप, सर मुंह में पानी आ रहा है, सर भिजवा दो सर 2-3 डब्बे काजू कतरी के। अभी भिजवा रहा हूं, अभी टेंशन मत, तो भिजवा देता हूं, पहले सुन तो लो। काजू कतरी के ऊपर सिल्वर कलर का एक फॉइल सा सिल्वर चांदी लगी होती है ऊपर। अब सोच के बोलना वो 2 का मिक्सचर है। अब अगर काजू कतरी है, उस केस में उसको मैं कहां क्लासिफाई करूं, क्योंकि ऊपर सिल्वर है नीचे बर्फी है। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई आइटम अनफिनिश्ड है, मतलब अभी पूरी फिनिश नहीं हुई, ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड है बट थोड़ा सा पॉइंट रह गया। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं वॉच है, वॉच है। अब वॉच पूरी कंप्लीट है, उसके अंदर सेल नहीं है। वॉच पूरी कंप्लीट है, उसके अंदर सेल नहीं है, दैट इज वॉच विदाउट सेल है। तो ये क्या हो गया, अनफिनिश्ड आइटम हो गया। अब अगर ये आइटम अनफिनिश्ड है तो मैं क्लासिफाई कहां करूं, रूल नंबर 2 कहता है मेरे पास आ जाओ। देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एनी रेफरेंस इन ए हेडिंग टू एन आर्टिकल शैल बी डीम टू बी इंक्लूड रेफरेंस टू दैट आर्टिकल in an unfinished stage too, as long as in the present stage the incomplete item exhibit the essential character of the article in complete or finished form। मतलब जो उसका essential character है, जो उसका मेन करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वॉच है विदाउट सेल है तो मैं किस में कंप्लीट करूंगा, उसको वॉच में कंप्लीट करूंगा, तो वॉच में कवर हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, आपका इंस्टीट्यूट देख लो एग्जाम्पल क्या दे रहा है। उसने कहा जी कार विदाउट टायर और विदाउट स्ट्रीट्स वुड इज स्टिल कॉन्स्टिट्यूट एज कार बट नॉट कार विदाउट इंजन। अगर कार में इंजन ही नहीं है ना तो फिर तो कलेश ही खत्म हो गया, क्योंकि इंजन ही तो मेन पार्ट है, इंजन के बिना तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। गवर्नमेंट कह रही है कार विदाउट टायर कार है, कार विदाउट सीट कार है, बट कार विदाउट इंजन जो है ना वो कार नहीं है, उसको हम अनफिनिश नहीं बोलेंगे। अनफिनिश का मतलब ये है सॉरी, अनफिनिश का मतलब ये है कि जिसमें मेन करेक्टर जो है, असेंशियल करेक्टर जो है वो कंप्लीट है, और उसमें कोई छोटी मोटी आइटम्स जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही है उसको फिर हम कवर करेंगे कंप्लीट आइटम के अंदर। बस ये बात ध्यान देना। सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, प्रोफेशनल के एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछ लेंगे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कस्टम में, उसको डिफाइन कर दो, तो आपको रूल सारे लिख के आने पड़ेंगे। प्रोफेशनल वाले बच्चे ध्यान दें। एग्जीक्यूटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं ना, जो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर बना था, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अनफिनिश्ड आइटम है या मिक्स्ड आइटम है, इसको हमें क्लासिफाई करना है, तो कस्टम में किस रूल के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो सिंपल सी बात है, रूल नंबर भी याद करने हैं और ये भी पता हो कि अगर मेरी आइटम है उसको मैं क्लासिफाई कैसे करूंगा। तो भैया अनफिनिश्ड आइटम है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्लासिफाई कर दो कंप्लीट वन में। अच्छा अब अगर कोई मिक्सचर है, अब अगर कोई मिक्सचर है तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई मिक्सचर है तो उसमें सब्सटेंशियल जिसका पार्ट है, सब्सटेंशियल जिसका पार्ट है ना, उसको वहां क्लासिफाई कर दो। मैंने एग्जांपल दिया बर्फी के ऊपर चांदी की लेयर, वो चांदी का चांदी होती है ना थोड़ी थोड़ी,
तो वो क्या है, किस में क्लासीफाई करूं, उस चांदी की लेयर में क्लासीफाई कर दूं या बर्फी में, बर्फी में क्लासीफाई करूंगा। रबड़ प्लस पेंसिल, तो किस में क्लासीफाई करूं, रबड़ में जो ऊपर छोटी सी रबड़ लगी है, या पेंसिल, सब्सटेंशियल क्या है, रबड़ है ना। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, एनी रेफरेंस इन ए हेडिंग टू ए मटेरियल और सब्सटेंस shall be deemed to include a reference to the mixture and combination of the material substance with other material substance। एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल रबड़ वुड इंक्लूड्स इस मिक्सचर विद सिंथेटिक और अदर फॉर्म ऑफ रबड़। तो यार रबड़ के मिक्सचर में कई चीजें होती है, तो उसको हम रबड़ में ही काउंट करेंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेंसिल विद रबड़ है, तो पेंसिल में काउंट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चा कहता है सर कई बार ऐसा भी तो होता है कि कई एक चीज, जैसे मान लो अब आपने क्लासिफाई कर दिया इसके अंदर, मान लो कोई अनफिनिश आइटम थी या ये वाली आइटम थी, मिक्सर वाली आइटम थी, तो आपने जिसमें क्लासिफाई किया उसके अकॉर्डिंग रेट लग गया। बट कई बार आइटम जो होती है ना, ऐसा देखने से लगता है कि उसके 2 हेड हैं या 3 हेड हैं, मतलब एक आइटम एक से ज्यादा हेड में कवर होती हुई दिख रही है। तो अगर कोई आइटम एक से ज्यादा हेड में कवर होती हुई दिख रही है, उस केस में हम क्या करें, गवर्नमेंट कहते हैं रूल नंबर 3 के पास आ जाओ। क्लासिफिकेशन का रूल नंबर 3 ये बात कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्लासिफिएबल अंडर मोर देन 1 हेड। इट मीन अगर वो मोर देन 1 हेड में क्लासिफाई है तो आप कैसे करोगे, सबसे पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। इट मीन अगर कोई उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है तो डायरेक्टली आप उसमें कवर कर लो, आप दूसरे हेड की तरफ देखो ही मत। अच्छा, आपने कभी मॉल्स के अंदर देखे हैं वीआईपी के जो बैग आते हैं बड़े बड़े, आपने एयरपोर्ट के ऊपर देखा होगा, बड़े बड़े सूटकेस लेके जाते हैं, बड़े बड़े अटैची लेके जाते हैं ना। अब वीआईपी की हो गया, कई सारी कंपनी हो गया, उसके बैग आते हैं। अब सोच के बोलना, अब मैंने वीआईपी का बैग लिया, उसके 2 हेड सामने हैं, एक तो है प्लास्टिक और एक है सूटकेस। तो इसको मैं प्लास्टिक में कवर करूं या सूटकेस में कवर करूं, सोच के बोलना, क्या ये प्लास्टिक है क्या। सर है तो ये प्लास्टिक ऊपर लगा हुआ, बट क्या ये प्लास्टिक में कवर होना चाहिए या सूटकेस की हेडिंग में, ऑब्वियस बात है सूटकेस की हेडिंग में। तो अगर एक चीज के 2 हेड आ रहे हैं तो गवर्नमेंट करे सबसे पहला आप ये चेक करो उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है तो आप स्पेसिफिक में ही कवर करोगे, बात खत्म। तो देखो यहां पे एग्जांपल, मिंट टी, मिंट टी इज नॉट सेपरेटली क्लासिफाइड बट द क्लासिफिकेशन शुड बी टी as the product is closest to the one under the heading T, mint is only a flavor। अगला एग्जांपल मैंने दिया है, वीआईपी का बैग है, प्लास्टिक आर्टिकल है और सूटकेस है, तो हम सूटकेस में कवर करेंगे, प्लास्टिक के आर्टिकल में कवर नहीं करेंगे। तो सर क्या हमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और देखते ही पता लग जाएगा किस में कवर करना है, देखते ही। एग्जीक्यूटिव में आज तक अभी क्वेश्चन नहीं बने। एग्जीक्यूटिव में क्वेश्चन बना क्या है कि भैया ये चीज है, किस रूल में कवर करेंगे, रूल नंबर पूछ लिया बस। तो घबराने की बात नहीं है, किस कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम एमसीक्यूज में देख लेंगे। अब इस तरफ ये समझो कि भैया पहली कैटेगरी क्या बन गया, स्पेसिफिक। अब दूसरी कैटेगरी है असेंशियल कैरेक्टर क्या। इट मींस अगर कोई आइटम के 2 हेड हैं तो उसकी असेंशियल कैरेक्टर क्या है उसके अकॉर्डिंग देख लो। फॉर एग्जाम्पल एक बात मुझे बताना, जैसे मैं एक प्लान कर रहा हूं अगले आने वाले टाइम में कि मेरी जो टेक्स्ट की बुक्स आएंगी ना, उसके साथ मैं एक सीडी निकालने की सोच रहा हूं। बच्चा कह रहा है सीडी क्यों निकालने की सोच, सीडी प्लेयर तो कोई चलाता ही नहीं है। मतलब सीडी इन सेंस की मेरे से मान लो एक चिप हो गया, ये एक क्या कहते हैं उसको, हार्ड हार्ड ड्राइव हो गया, मतलब जो मोबाइल के अंदर पहले कभी हार्ड ड्राइव, छोटी सी बिल्कुल ड्राइव डालते थे, उसको हार्ड ड्राइव कहते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब जो मैं बुक निकालूं ना, साथ में एक छोटी सी चिप निकाल दूं जिसमें अपने कंप्लीट रिवीजन लेक्चर डाल के मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं। क्योंकि कुछ बच्चों को ना यूट्यूब से बड़ी दिक्कत है, बच्चा कहता है हम सर्च ही नहीं कर पाते, ना तो हम मेहनत करना चाहते हैं ना हम मेहनत करके राजी हैं, हम सर्च नहीं कर सकते। अगर आपको बतानी है बता दो क्लास का है, नहीं तो भैया छोड़ दो। तो मैं चाहता हूं, बच्चा परेशान हो रहा है, मैंने कहा जो मेरी बुक लेगा ना साथ में रिवीजन लेक्चर वेल सेटल्ड तरीके से उसको इसके अंदर मिल जाएंगे। अब सोच के बोलना, मान लो मेरी टेक्स्ट की बुक है प्लस साथ में वो सीडी जा रही है, तो असेंशियल कैरेक्टर क्या है, क्या वो सीडी है या मेरी टेक्स्ट की बुक है। ऑब्वियस बात टेक्स्ट की बुक है, बच्चे ने टेक्स्ट की बुक ली है, साथ में रिवीजन लेक्चर मिले, आप ये नहीं कहोगे बच्चे ने रिवीजन लेक्चर ली साथ में बुक मिली है। क्योंकि हमने प्राइस जो रखा है वो तो बुक का रखा है ना, बच्चे ने परचेज जो की है वो तो बुक में की है और साथ में जो मिल रहा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री।
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, असेंशियल कैरेक्टर क्या है, बुक है, इसको बुक में क्लासिफाई करेगा। देखो यहां पे, if composite goods cannot be classified as per 3A, then shall be classified on the basis of substance that define essential character. Example, if one import liquor gift set that have both liquor and glass. अब एक लीकर का गिफ्ट सेट दे, इसमें लीकर और ग्लास है। अब अगर लीकर और ग्लास है तो दो चीजें हो गई, असेंशियल कैरेक्टर क्या है, ग्लास या लीकर है, लीकर तो क्लासीफाई किस में करेंगे, लीकर में करेंगे। तो देखो, इट शुड बी क्लासिफाइड under the heading of liquor as the essential character of the composite item is the liquor itself and the glasses are pure ancillaries. लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, तो लैपटॉप कवर हो गया। टेक्स्ट की बुक प्लस में सीडी, तो भैया टेक्स्ट की बुक कवर हो गया। तो ऐसे अगर कोई कॉम्पोजिट सप्लाई है उसको आप यहां पे कवर करोगे। अब बच्चा कहता है सर अगर मान लो यहां भी कवर नहीं हो पा रहा, भाई दो हेडिंग है, उस दो हेडिंग में से गवर्नमेंट ने पहले क्या बोला, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्पेसिफिक देख लो। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया कॉम्पोजिट सप्लाई अगर है तो प्रिंसिपल देख लो। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर वो ऊपर कहीं भी कवर नहीं हो पा रहा ना, देन लेटर इज द बेटर प्रिंसिपल। लेटर इज द बेटर प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के। वो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हारी कॉम्पोजिट की क्लासिफिकेशन 3A और 3B में नहीं हो पा रही तो फिर आप क्या करोगे, लेटर इज बेटर। मतलब जो कोड होगा जो बाद वाला इसका, मतलब जैसे मान लो दो हेडिंग है, एक का कोड है 103, एक का कोड 106, तो हम 106 वाले में कवर करेंगे, लेटर इज बेटर। बस ये बात ध्यान देना, आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी। When the goods cannot be classified 3A or 3B, the goods would be classified under the heading that appear the last in the numerical order amongst those which equally merit consideration. जैसे एक गिफ्ट सेट which has socks and ties can be classified under any of the above rules and therefore should be classified as ties 6117 over socks that is 6115। तो भैया socks का 6115 है और ये 6117 है, तो लेटर क्या है 6117, तो भैया इसमें क्लासिफाई हो जाएगा। बस ये पर ध्यान देना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। अब इसमें ना कई बच्चों को दिक्कत आ रही है, सर इससे आसान तो जीएसटी का था, मतलब वहां तो आपने बढ़िया तरीके से बता दिया था कि शेड्यूल 2 है और अगर शेड्यूल 2 में कवर नहीं है, कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, तो काम खत्म हो गया। बट यहां तो हमें काफी कुछ देखना पड़ रहा है, यस, क्योंकि यहां पे हजारों लाखों गुड्स होते हैं सर। क्योंकि सोच के बोला सर, आज बाहर से हम कोई भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, कई कैटेगरी गुड्स होंगे ना, तो उन सबकी क्लासिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बनाए हैं कि रूल नंबर 1 जनरल है, रूल नंबर 2 तब लगेगा अगर कोई आइटम अनफिनिश्ड है या मिक्सचर है, रूल नंबर 3 तब लगेगा अगर किसी की हेडिंग 1 या उससे ज्यादा है। अब रूल नंबर 4 है एकिन प्रिंसिपल। एकिन प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिमिलर। भैया सिंपल सी बात है, अगर मान लो जैसे एप्पल का आईफोन 11 है और एप्पल का आईफोन 12 है, दोनों के अंदर कुछ तो फर्क होगा। अब क्या आईफोन 11 12 को मैं ये बोल दूं कि भैया आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, गवर्नमेंट कहती नहीं। सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब ये होता है कि अगर कोई आइटम मेरे पास है, उसके सेम फीचर्स, सेम बेनिफिट्स, सेम एडवांटेज, सेम डिसएडवांटेज किसके अंदर मिलेंगे। अब जिसके अंदर वो मिलेंगे उसका जो रेट होगा ना, वो रेट एप्लीकेबल कर दो, उसमें क्लासिफाई कर दो। देखो जी गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, द रूल स्टेट द गुड्स विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन 1 to 3 शैल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग विच इंक्लूड्स गुड्स द मोस्ट एकिन और सिमिलर। मोस्ट एकिन का मतलब है कि मोस्ट सिमिलर और मोस्ट एकिन जो है वहां पे क्लासिफाई कर सकते हो। फिर आगे गवर्नमेंट ने एग्जांपल दे दिया, तो सिंपल सी बात बस ये ध्यान रखना कि रूल नंबर 4 ये बात कहता है कि फिर आप कहां जाओगे, सिमिलर के पास जाओगे। रूल नंबर 5, केसेस कंटेनर फॉर पैकिंग ऑफ गुड्स। आज 9 लाख का हार, याद करो 9 लाख का हार, आप जब भी आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाते हो और जो भी आपको हार मिलता है या कोई भी आप गोल्ड या कुछ भी लेके आ रहे हो, तो वो एक बॉक्स के अंदर मिलता है। अब अगर वो हार एक बंद बॉक्स के अंदर मिलता है तो उसको मैं क्लासिफाई कहां करूं, बॉक्स में क्लासिफाई करूं। सोच के बोला, बॉक्स में क्लासिफाई करूं या हार में क्लासिफाई करूं या दोनों को अलग करूं। गवर्नमेंट कहती है भैया कि जो ये तुझे बॉक्स साथ के अंदर मिले ना, तो ये बॉक्स तो नॉर्मली मिलता ही है, बॉक्स तो नॉर्मली मिलता ही है। तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में तो तुम क्लासिफाई करोगे ना, वो ज्वेलरी में क्लासिफाई करोगे, बात ध्यान देना। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, गुड्स विच आर इन द नेचर ऑफ कंटेनर
packages such as necklace boxes, camera cases, musical instrument cases, which be classified with the specific article which are generally sold within these package. मतलब जो इसके अंदर बेचे जाते हैं, जो इस पैकेज के अंदर बेचे जाते हैं, तो आप नॉर्मली उसी में क्लासीफाई करोगे, बस ये बात ध्यान देना। तो यार वॉच जो आती है, वॉच वॉच एक बॉक्स, जैसे टाइटन की वॉच है, अब टाइटन की वॉच एक बॉक्स के अंदर आ रही है ना, तो आप क्लासीफाई किस में करोगे, टाइटन में करोगे, बॉक्स में नहीं करोगे, बात ध्यान देना, ठीक है। और लास्ट में फिर सब हेडिंग। तो रूल नंबर 6 तो यही बोलता है कि जब आप सब हेडिंग के पास आओगे तो फिर वही सेम पैटर्न यूज करो। तो मेनली बस आपको ध्यान देने हैं रूल नंबर 2 से लेके रूल नंबर आपके 5 तक, ठीक है। रूल नंबर 1 जनरल है, रूल नंबर 2 आपका अनफिनिश्ड वाला, मिक्सचर वाला, रूल नंबर 3 है मोर देन वन हेड है तो क्या होगा, रूल नंबर 4 कहता है एकिन प्रिंसिपल, और रूल नंबर 5 कहता है अगर कोई आपका कंटेनर के अंदर कोई सामान है, या कोई केस के अंदर सामान है, या कोई पैकिंग के अंदर सामान है, तो उस केस में क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें आपके क्लासिफिकेशन की है, ठीक है। अब मे बी आप में से अगर कोई लास्ट बैच वाले बच्चे होंगे तो उनको पता होगा ये टॉपिक मैंने लास्ट उसके अंदर आपको ये कहा था कि आपको रिवीजन करनी है खुद। मैंने डिस्कस भी नहीं किए थे क्योंकि ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भी नहीं, ये सेल्फ रीडिंग वाले हैं, इसके अंदर कोई बात नहीं है। हाँ बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बोलने से आपको शायद कुछ और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कई बच्चों को ना पढ़ने का मन ही नहीं करता, कहता चल ठीक है ना, सर ने कहा होमवर्क, होमवर्क का मतलब सर का होमवर्क होता है, हमारा थोड़ा होता है। तो फिर होगा क्या, एक आधा क्वेश्चन बन गया तो आप तो सीधा ब्लेम कर दोगे, नहीं विवेक सर ने नहीं कराए थे, विवेक सर ने छुड़वा दिया था, ये नहीं बोलेंगे मैंने होमवर्क नहीं किया था। तो इस बार मैंने सोचा कोई बात नहीं, लास्ट रिवीजन क्लास में इसी की डाल दूं, जो बच्चा देखेगा तो फायदा होगा, जो नहीं देखेगा खुद पढ़ लेगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ना जरूरी है, बस ये बात ध्यान दें। अगर नहीं पढ़ोगे फिर 100% नुकसान है, इतना मुझे पता है, ठीक है जी। चलो अब ये क्लासिफिकेशन वाला हो गया जी। उसके बाद मुझे फटाफट से बताओ जी, वैल्यूएशन वाला टॉपिक हमारा हो गया, सारे प्रोविजन हमने पढ़ लिए, ठीक है, सारे प्रोविजन हमने पढ़ लिए हैं, ये रूल हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन रह गए बस, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हमने किए थे, बाकी हम बाद में कर लेंगे, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। उसके बाद वैल्यूएशन के बाद अगला है एग्जाम्शन। अब ये पॉइंट छोटा सा एग्जाम्शन का दिया हुआ है, जिसमें बेकार की बात लिखी है, ये लिखी है सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है, उस नोटिफिकेशन में पार्शियल एग्जाम्शन भी कर सकती है, फुल एग्जाम्शन भी कर सकती है, ठीक है, और कुछ कंडीशन भी लगा सकती है, और जो भी वो नोटिफिकेशन निकालेगी उसके बेस पे तुम्हारे गुड्स कस्टम में एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, उस पे ना तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ये बातें आपके यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और बस एक बात और ध्यान देना कि जो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन है वो कभी रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे नहीं आएगी, प्रोस्पेक्टिव बेस पे आएगी। अच्छा, कस्टम के ऑफिसर जो होते हैं उनकी पावर क्या क्या होती है, ये भी एक बार देख लो, क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं जाए, ए बी सी या ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार देखो कस्टम के ऑफिसर की पावर क्या है, डिक्लेयर वेयर हाउसिंग स्टेशन, उसके बाद अलाउ सेटिंग अप वेयर हाउस, वेयर हाउस सेटिंग अप करना, पावर टू सर्च एनी वेसल कन्वेंस और पर्सन, लोगों को सर्च करना, कन्वेंस को सर्च करना, पावर टू सीजर ऑफ गुड्स, गुड्स को सीज करने की पावर होती है, और पर्सन को अरेस्ट करने की पावर होती है, ये सारी पावर होती है कस्टम ऑफिसर के पास, ठीक है जी। तो ये टोटल मिला के आपकी 5 पावर निकल के आ रही हैं, ये ध्यान रखना। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन गया तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव अगर होगा तो ये भी देख लेना कि ऑल ऑफ द अबव में 3 पॉइंट भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम लो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, याद करो, सेक्शन नंबर आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है, आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करनी है, एंट्री इनवर्ड हो गया, ये सारी बातें आपके यहाँ पे आ रही हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं, देखो ये सब बातें हमने कर ली थी, एंट्री सेक्शन नंबर 39 ये सब हमने कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने एक पॉइंट नहीं किया था, मैंने आपको इंपोर्ट का प्रोसीजर तो बता दिया था, एक्सपोर्ट का नहीं बताया था। अब जो बातें आपने इंपोर्ट में की है ना, उसका रिवर्स एक्सपोर्ट में है, सोच समझ के बोलना। वहां पे हम क्या फाइल करते हैं, बिल ऑफ एंट्री, वहां पे हम क्या फाइल करते हैं, बिल ऑफ एंट्री, यहां पे हम फाइल करते हैं शिपिंग बिल। तो अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूंगा, मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि नॉर्मली एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट है, आप खुद चेक कर सकते हो, आपके इंस्टीट्यूट ने सेक्शन सारे दिए ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट है, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। बट हाँ, आपके एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि शिपिंग बिल किस केस में फाइल करते हैं, एक्सपोर्ट वाले केस में। बिल ऑफ एंट्री किस केस में फाइल करेंगे, इंपोर्ट वाले केस में। बिल ऑफ एंट्री किस सेक्शन के अंदर फाइल करेंगे, सेक्शन 46। शिपिंग बिल किस सेक्शन के अंदर फाइल करेंगे, सेक्शन नंबर 50। तो शिपिंग बिल फाइल होता है एक्सपोर्ट वाले केस में, बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है इंपोर्ट वाले केस में, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट वाला केस आपको बता दिया था। ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब सेम वेसल,
से सामान आगे जा रहा है, और ट्रांसशिपमेंट का मतलब कि अगर वेसल चेंज हो गया उस केस में हम क्या बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। तो यही सारी बातें देखो यहाँ पे ट्रांसिट और ट्रांसशिपमेंट की दी हुई हैं, ये दोनों का डिफरेंस है, आप यहां से ही पढ़ सकते हो। देखो लिखा है ना, ट्रांसिट में आपका वेसल जो है वो सेम रहता है, और इसमें जो है वो डिफरेंट वेसल है। वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, वही सारी बातें आपके यहाँ पे लिखी है। ठीक है नी। अब एक टॉपिक आपका छोटा सा और है, वेयर हाउसिंग। अब अगर मैं वेयर हाउसिंग की बात करता हूं ना, इसके नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसके नोट्स आप यहाँ से उतार सकते हो, क्योंकि आपके मॉड्यूल में कुछ गलतियां हैं, उसको मैंने यहाँ पे रेक्टिफाई किया, बिल्कुल लेटेस्ट लॉ है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर मैं वेयर हाउस की बात करता हूं, इस टॉपिक को रिवाइज कराने से पहले ना एक बात मुझे बताओ, वेयर हाउस कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा था? आपको मैंने कहा था ये इंडिया का पोर्ट है, सॉरी ये इंडिया की बेस लाइन है, यहां पे ये आपका पानी है, ये आपका वेसल है, ये कस्टम पोर्ट है, यहां से सामान यहां पे आ गया। अब जब वो सामान यहां से यहां पे आया, तो यहां से या तो वेयर हाउस में जाएगा या वो घर जाएगा। अब अगर ये सामान यहां पे वेयर हाउस में जाएगा, तो पहला क्वेश्चन कि जो ये सामान वेयर हाउस में जा रहा है, तो वेयर हाउस की कितनी कैटेगरी होती है? सोच के बोलना कि जो ये सामान वेयर हाउस में गया, तो वेयर हाउस की कितनी कैटेगरी है, कितनी तरह के वेयर हाउस होते हैं, और अगर ये सामान वेयर हाउस में गया तो कितने टाइम तक वेयर हाउस में रहेगा? सर आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या? यस, मुझे कल रात से गले में पेन है, बट मैंने कमिटमेंट की थी कि आज मैं लास्ट क्लास डालूंगा। तभी आपने देखा नहीं, आज मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मली मैं कभी बैठ के बहुत कम पढ़ाता हूँ, रेयरली बैठ के बहुत कम, क्योंकि मुझे बैठ के पढ़ाना अच्छा लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि एनर्जी कम हो जाती है, जो एनर्जी खड़े होकर पढ़ाने में होती है, एक्टिविटी खड़े होकर पढ़ाने में होती है, वो बैठ के कभी होती नहीं है। ये तो भगवान की कृपा से चलो आज टॉपिक भी ऐसा है कि थ्योरी बेस है, अगर प्रैक्टिकल होता तो मे भी मैं आज क्लास लेता ही ना, क्योंकि उसके अंदर मुझे एनर्जी जबरदस्त चाहिए होती है। अब ये बातें ऐसी है कि अगर आप खुद भी रीड करोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएंगी, बट हाँ मेरे रीड करने से थोड़ा फायदा हो रहा होगा, तो मैंने कहा मैं बैठ के आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि आराम से, ताकि गले को, मतलब गले को जोर तो पड़ना ही है, बट हाँ कि मेरी फैमिली मेरी बातों को सुन भी लेगी ना, तो भी उनका काम चल जाएगा। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे वेयर हाउस होता है, अब वेयर हाउस में कितने टाइम तक सामान रख सकते हैं ये देखना है, और अगर उतने टाइम में वापस नहीं निकालेंगे तो क्या इंटरेस्ट लगेगा वो देखना है। और दूसरी बात हमें यहाँ पे ये देखनी है कि जो ये सामान वेयर हाउस में गया, जो ये सामान आपका वेयर हाउस में गया, अब वेयर हाउस से घर लेके जाना है, उस केस में बिल ऑफ एंट्री कैसे फाइल होगी, वो सारी की सारी बातें पहले हम कर चुके हैं। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि जो ये वेयर हाउसिंग है, मैंने क्या बोला, वेयर हाउसिंग पहली बात तो कितनी तरह की होती है, मतलब कौन कौन से वेयर हाउस होती है, और दूसरी बात उसका टाइम पीरियड क्या क्या होता है। आओ जी एक बार दिखाता हूं मैं आपको। देखो नहीं, वेयर हाउस तीन तरह के होते हैं कस्टम में। सबसे पहला पब्लिक वेयर हाउस, दूसरा प्राइवेट वेयर हाउस, तीसरा स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस जो होते हैं, इसका लाइसेंस कौन देता है? प्रिंसिपल, कमिश्नर और कमिश्नर, ये आपको लाइसेंस देते हैं, और इवन तीनों ही केस में यही लाइसेंस देते हैं। सर क्या तीनों केस में लाइसेंस लेना पड़ता है? आंसर इज यस। सर एक जमाना था कि पहले पब्लिक वेयर हाउस में लाइसेंस नहीं लेना होता था, बट अब गवर्नमेंट कहती है भैया लाइसेंस तो सब में लेना पड़ेगा, चाहे तेरा पब्लिक है, चाहे तेरा प्राइवेट है, चाहे तेरा स्पेशल वेयर हाउस है, तीनों ही केस में लाइसेंस जरूरी है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद कौन कौन से गुड्स यहां पे रखे जाएंगे? सिर्फ ड्यूटेबल गुड्स, क्योंकि अगर कोई गुड्स नॉन ड्यूटेबल है, जिसपे ड्यूटी ही पे नहीं करनी, वो हम वेयर हाउस में रखेंगे, अपना घर लेके जाओ, क्योंकि जब ड्यूटी पे नहीं करनी तो हमारा यहां पे कोई भी काम, सॉरी, ठीक है जी, तो यहां पे सिर्फ आपके ड्यूटेबल गुड्स आएंगे। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर उस पर ड्यूटी लगेगी तो आप यहां पे रखोगे, अगर वो ड्यूटी नहीं लगेगी तो आप यहां पे नहीं आएंगे, बस ये बात ध्यान देना। एक मिनट रुको यार, पानी पी लूं। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी ड्यूटेबल गुड्स, यहाँ पे भी ड्यूटेबल गुड्स, और यहाँ पे नोटिफाइड ड्यूटेबल गुड्स, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल वेयर हाउस है, यहाँ पे वही गुड्स रखे जाएंगे जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी। उसके बाद इसको मैनेज कौन करता है? तो ना पब्लिक वेयर हाउस होता है ना, उसको मैनेज करने वाले कौन होते हैं? उसको मैनेज करने वाली होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। इट मीन जो आपके पोर्ट होता है, कस्टम पोर्ट होता है ना, उसका जो ट्रस्ट होता है वो इसको मैनेज करता है। बट जो प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं और जो स्पेशल वेयर हाउस होते हैं, उसको कोई भी मैनेज कर सकता है, एनी पर्सन। तो यहाँ पे अथॉरिटीज मैनेज करती हैं, यहाँ पे कोई भी मैनेज कर सकता है, बस ये बात ध्यान देना।
ठीक है, तो पहली बात तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी। कस्टम में वेयर हाउस कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से, तीन। पब्लिक वेयर हाउस हो गया, प्राइवेट वेयर हाउस हो गया, स्पेशल वेयर हाउस हो गया। दोबारा बोलो, पब्लिक वेयर हाउस हो गया, प्राइवेट वेयर हाउस हो गया, स्पेशल वेयर हाउस हो गया। एक बार और बोलो, पब्लिक वेयर हाउस हो गया, प्राइवेट वेयर हाउस हो गया, स्पेशल वेयर हाउस हो गया। तीन तरह के वेयर हाउस होते हैं। अब टाइम पीरियड देखो जी। टाइम पीरियड से पहले यहां पे एक सेक्शन और है, दैट इज सेक्शन नंबर 59, वेयर हाउसिंग बॉन्ड। अब ये वेयर हाउसिंग बॉन्ड का मतलब क्या है वो सुनना ध्यान से। सर एक बात मुझे सोच के बताना, ये इंडिया की बेसलाइन है, यहां से बाहर से कोई सामान आया, अब जब ये सामान पोर्ट पे पहुंचा तो भैया यहां के ऑफिसर ने फोन किया इंपोर्टर को कि भैया तुम्हारा सामान आ गया। अब या तो वो सामान डायरेक्टली घर के लिए क्लियर करवा लेगा, ऑब्वियस बात है, जब घर के लिए क्लियर करवाएगा तो वो ड्यूटी देगा और घर के लिए क्लियर करवा लेगा। अब अगर ये घर के लिए क्लियर नहीं करवाएगा तो यहां से सामान कहां जाएगा, वेयर हाउस में। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि जब तू सामान वेयर हाउस में लेके जाएगा ना तो तुझे ड्यूटी पे नहीं करनी, ये तो हमने पहले भी सीख लिया था भाई, तुझे ड्यूटी कोई पे नहीं करनी, बट जितनी तेरी ड्यूटी बनती है उसके 3 टाइम्स, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई बुक्स में आपको 2 टाइम्स दिखेगा, कई बुक्स में आपको 2 टाइम्स दिखेगा, जो गलत है, रिवाइज हो चुका है सर। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जब वो यहां पे वेयर हाउस में जाएगा तो उस केस में जितनी तेरी ड्यूटी बनती है वो पे नहीं करनी, बट जो तेरी ड्यूटी है उसके 3 गुना, 3 टाइम्स के बराबर तुझे बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सर ये बॉन्ड एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट का मतलब यह है सिक्योरिटी, गिरवी रखना पड़ेगा सामान। क्योंकि अगर कल तू वेयर हाउस से सामान घर ना लेके गया, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए ना, तो हम रिकवरी कहां से करेंगे। तो भैया तू हमें एश्योरिटी दे, तू हमें एश्योरिटी दे कि जितनी तेरी ड्यूटी बनती है उसके 3 गुना मैं ये बॉन्ड भर रहा हूं, और अगर मैं यहां से क्लियर नहीं करूंगा तो यहां से मैं रिकवरी कर लूंगा। डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट रिकवरी कहां से करेगा, कि जो तुमने सिक्योरिटी रखी है ना उससे डिपार्टमेंट रिकवरी कर लेगा। तो आपके एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि भैया अगर अगर सामान वेयर हाउस में जा रहा है तो सामान वेयर हाउस में जाने से पहले कितने गुना उसको ड्यूटी देनी पड़ती है, दैट इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ड्यूटी का मतलब ड्यूटी नहीं, 3 टाइम्स का मतलब सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे लिखा ना, इंपोर्टर शेल एग्जीक्यूट बॉन्ड, तो यहां पे लिख लेना बॉन्ड का मतलब होता है सिक्योरिटी। मैं ये नहीं कह रहा कैश पेमेंट करनी है, आपको एक सिक्योरिटी रखनी है। कितनी सिक्योरिटी रखनी है, 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी। दोबारा बोलो, 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी, 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा सर अगर मान लो ये एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में सामान ट्रांसफर हो गया, भाई इस वेयर हाउस वाले ने बोला नहीं मैं वेयर हाउस अपना बंद कर रहा हूं, या अपना सामान यहां से ले जाओ, मेरे को कोई और काम करना है, अब यहां से यहां सामान जाएगा। अब जब ये सामान यहां से इस वेयर हाउस से इस वेयर हाउस में जाएगा तो जो बॉन्ड मैंने, जो सिक्योरिटी मैंने पहले गिरवी रखी थी, तो क्या फिर मुझे दोबारा से रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कहती नहीं, कि अगर एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में सामान जा रहा है तो तेरा पहले वाला बॉन्ड जो है ना वही तेरा बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तुझे दोबारा से बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है अगले पॉइंट में, सेम बॉन्ड विल कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस। अगर एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में सामान जा रहा है तो उस केस में दोबारा से बॉन्ड भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले वाला बॉन्ड कंटिन्यू हो जाएगा। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर अगर कोई सामान वेयर हाउस के अंदर पड़ा है और उस पड़े हुए सामान को किसी दूसरे आदमी को बेच दिया, क्या बेच सकते हैं। मैं कहा बिल्कुल बेच सकते हैं भैया, सिंपल सी बात है, इसको बेचा वो ड्यूटी पे करेगा, क्लियर करवा लेगा। कहता सर अब ये सामान पहले मेरे पास था, मैं कहा ठीक है। कहता मैंने पहले बॉन्ड भरा था, मैंने कहा ठीक है। कहता अब मैंने सामान बेच दिया, मैं कहा ठीक है। कहता क्या वो बॉन्ड जो मैंने भरा था क्या वो अब रिडीम हो जाएगा, यस, अब वो बॉन्ड तुम्हें वापस मिल जाएगा। बट हाँ जिसको सामान बेचा उसको अब ये दोबारा से बॉन्ड भरना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला बॉन्ड तुम्हारा था, अब वो सामान जब तुम्हारा ही नहीं है तो वो बॉन्ड कंटिन्यू नहीं होगा। जिस ट्रांसफरी को तुमने सामान बेचा वो दोबारा से बॉन्ड भरेगा, ये बात ध्यान देना। अच्छा, मतलब सर आप ये बात कहना चाह रहे हो कि अगर एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में सामान जा रहा है, ओनर एक ही है, तो पुराने वाला बॉन्ड कंटिन्यू हो जाएगा, आंसर इज यस। और दूसरा आप ये कहना चाह रहे हो कि वेयरहाउस में सामान पड़ा है, एक ओनर जो था उस सामान का उसने दूसरे को सामान बेच दिया, तो अगर दूसरे को सामान बेचा तो फिर नया बॉन्ड जाएगा, आंसर इज यस। और कौन भरेगा, नया जो पर्सन होगा, जो नया ओनर होगा वो बॉन्ड दोबारा भरेगा। देखो यहां पे
इफ गुड्स ट्रांसफर टू अनदर पर्सन देन ट्रांसफरी विल एग्जीक्यूट न्यू बॉन्ड। तो ट्रांसफरी जो होगा ना वो नया बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये बातें आपके 3 निकल के आ गई। ठीक है। और ये जो कई बच्चे नींद की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे जो सो रहे हैं, कह रहे हैं आज हम सो जाते हैं, हमें तो लग रहा है कथा ही चल रही है, उनको ये नहीं पता उनको कितना जबरदस्त मिस हो रहा है सर। और मैं इवन ये बोलूंगा, ये वाली जो क्लास नंबर 7 है दोबारा भी देख लेना, ये कम से कम 2 बार देखना सर, क्योंकि थ्योरी है, माइंड में जल्दी से बैठेगी नहीं, माइंड में जल्दी से नहीं बैठेगी। और जब मैं फिर एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो फिर आप मेरा टाइम ज्यादा लोगे। फिर मैं बार बार बोलूंगा क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 7, फिर आप बार बार बोलोगे हमने देखी नहीं, हमने देखी नहीं, हमने देखी नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। ठीक है, तो आपने इसको दोबारा देखना है, चाहे वो स्पीड फास्ट करके देखो चाहे कैसे भी देखो, अभी तो देखना ही है, बाद में एक बार फिर देखना है इसको। ठीक है। अब आ जाओ वेयर हाउसिंग पीरियड। अब अगर वेयर हाउसिंग पीरियड की बात करता हूं जी, अब पहला तो है 100% ईओयू। ये क्या होते हैं? 100% ईओयू का मतलब होता है, ईओयू क्या होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। दोबारा बोलो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक बार और बोलो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अब गवर्नमेंट कह रही है विवेक कि अगर किसी ने बाहर से कोई सामान इंपोर्ट किया, और जिसने इंपोर्ट किया ना उसका मेन पर्पस क्या है? इस सामान को बाहर एक्सपोर्ट करना। भाई मेनली जो है, जिस यूनिट ने यह सामान इंपोर्ट किया वो कौन है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। भाई जिसका मेन काम जो है ना, जिसका मेन काम क्या है? इस सामान को एक्सपोर्ट करना है। अब अगर इसका मेन काम एक्सपोर्ट करना है तो भैया ये तो बाहर से रिजर्व लेके आएगा, और अगर ये बाहर से रिजर्व लेके आएगा तो हमें फायदा पहुंचाएगा, और अगर हमें फायदा पहुंचाएगा तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? हम भी तुझे फायदा पहुंचाएंगे। तो गवर्नमेंट कह रही विवेक, अगर तू 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है ना, तो वेयर हाउस में जब तक तेरी क्लियरेंस नहीं होती तब तक तू सामान रख। जब तक तुझे सामान क्लियर नहीं करवाना, मतलब जब तेरा मन करेगा। बच्चा कह रहा है सर वो 30 दिन में करवाना पड़ता है, नालायक वो 30 दिन से पोर्ट में करवाना पड़ता है। 30 दिन से पोर्ट में करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर पोर्ट से वेयर हाउस में चला गया फिर तो वेयर हाउस में आ गया ना। तो गवर्नमेंट कहती है अब वेयर हाउस के अंदर पड़ा है, अब जब तेरा मन करेगा, जब तेरा मन करेगा क्लियर करवाने का, तब तक तू वेयर हाउस में रख ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपके मॉड्यूल में यहां पे गलती है सर, हम विश्वास नहीं करेंगे आपकी बातों पे। इधर देख लो नालायकों, ये देखो आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है ना 5 साल और ये 3 साल, ये पुरानी लिमिट है, ये पुरानी लिमिट है सर। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप जाके बेरक चेक कर लेना। ये 5 साल 3 साल की लिमिट खत्म हो चुकी है। ईओयू वाले केस में अब सिर्फ यहां पे लिखा है टिल क्लियरेंस। हाँ, अदर वाले केस में आज भी 1 साल है, अदर वाले केस में आज भी 1 साल है, बट 3 साल 5 साल एक जमाने में हुआ करता था, आज से 1.5-2 साल पहले। अब वो खत्म हो चुका है, आपके इंस्टीट्यूट ने वही पुराना डायग्राम चिपका दिया। अब ये दिक्कत आती है, बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, मॉड्यूल पढ़ता है ना, वो 3 साल 5 साल पढ़ता रहता है, एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है फिर। तो मेरे लिए आपको पता होना कि जो आप पढ़ रहे हो क्रॉस वेरीफाई करके चलो कि भैया कहीं अमेंड तो नहीं हो गया। तो देखो यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यहाँ पे कोई 3 साल 5 साल की लिमिट नहीं है, अब क्या है, टिल क्लियरेंस तक है। और अगर कोई अदर केस है, मतलब मैं 100% ईओयू नहीं हूं, मैं नॉर्मल पर्सन हूं, मैंने इंपोर्ट किया और मुझे वेयर हाउस में रखना है, तो मेरे लिए लिमिट कितनी है? 1 साल। सर क्या एक्सटेंशन पॉसिबल है? यस, एक्सटेंशन पॉसिबल है, दोनों केस में एक्सटेंशन पॉसिबल है। अब खुद समझदार हो, इस केस में नॉर्मली करवाने की रिक्वायरमेंट बढ़ती नहीं होगी, इस केस में नॉर्मली करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है क्योंकि क्लियरेंस तक है। इस केस में पड़ती होगी तो यहाँ पे अवेलेबल है, जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन करवा सकते हो। बट मेन जो बात है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट की एक मेन बात है, गवर्नमेंट अब ये बात कहना चाहती है कि विवेक जो ये वाला केस है, अदर केस, ईओयू वाला नहीं, अदर केस में लिमिट तेरी 1 साल है। भाई 1 साल तक तू सामान वेयर हाउस में रख सकता है, बट 90 डेज के बाद जो है ना, तेरे ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। कमाल की बात देखो जी, लो बनाने वाले ने क्या लो बनाया है, क्या पागल बनाया है। सीधा ही बोल देते कि 90 दिन तक रख सकते हो, नहीं नहीं ये नहीं बोला ना, कह रहे 1 साल तक रख ले, 1 साल तक रख ले, बट 90 दिन के बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा यार क्या बेकार की बात है भैया, 90 दिन के बाद अगर इंटरेस्ट लगेगा तो फिर मैं 1 साल क्यों रखूंगा? गवर्नमेंट ने कहा रख ले। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि भैया 90 दिन के बाद वेयर हाउस से बाहर निकाल, हम ये कह ही नहीं रहे कि 90 दिन का वेयर हाउसिंग टाइम पीरियड है। वेयर हाउसिंग टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का है, इंटरेस्ट का टाइम पीरियड जो है वो 90 डेज का है। तो आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा, एग्जी वाले बच्चे ध्यान दें, क्योंकि जहां लिमिट्स आती हैं वहां एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं।
तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा जी? एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर मैं 100% ईओयू नहीं हूं तो मेरी टाइम पीरियड क्या है? 1 साल। और कितने दिन के बाद इंटरेस्ट लगेगा? तो आंसर क्या आएगा? 90 डेज। बस ये बात ध्यान देना। सर क्या इंटरेस्ट लगेगा? आपको दिखाता हूं। इंटरेस्ट का रेट जो है दैट इज 15% पर एनम। ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। और ध्यान रखना, इफ नो ड्यूटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल देन नो इंटरेस्ट। ऑब्वियस बात है, इंटरेस्ट किसका लगता है? ड्यूटी का लगता है। और अगर ड्यूटी ही नहीं है तो आप किसका इंटरेस्ट निकालोगे? तो ये तो एक नॉर्मल क्लैरिफिकेशन थी कि भैया ड्यूटी होगी तो इंटरेस्ट लगेगा, अगर ड्यूटी नहीं होगी तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। और रेट क्या होगा? 15%। बच्चा कह रहा है सर आपने तो 18% कहा था, वो डीबीके के अंदर कहा था, वो ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर कहा था। अगर मैं वेयर हाउसिंग की बात करूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% पर एनम है, ठीक है। और बाकी अदर प्रोविजन, प्रोफेशनल वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर काफी सारे प्रोविजन तो और भी हैं। यस है, देखो मैंने क्या लिखा है, अदर प्रोविजन विल डिस्कस इन सीएस प्रोफेशनल सेशन। ये सब सीएस प्रोफेशनल के 2 सेशन डालूंगा, उसमें बाकी चीजें डिस्कस कर लूंगा। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के एग्जाम में सिर्फ इतना ही है। तो आपके एग्जाम में कह रही कितने टाइम तक वेयर हाउस में रख सकता हूं, ठीक है जी। उतने टाइम में नहीं करूंगा तो क्या होगा? 90 दिन के बाद इंटरेस्ट लगेगा। किस रेट से लगेगा? वेयर हाउस कौन कौन से होते हैं, कितने वेयर हाउस होते हैं, और कितनी ड्यूटी का बॉन्ड हमें जमा करवाना पड़ता है। 3 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट जो हमने किया, ये सारी बातें आपकी वेयर हाउसिंग में निकल के आती है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी बातें वेयर हाउसिंग में है, इसके आप नोटिंग कर सकते हो। इसके बेस पे ही एमसीक्यूज बनेंगे, और किस तरह से बनेंगे जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो आपको दिखा दूंगा, ठीक है जी। चलो जी, अब ये क्लासिफिकेशन वाला तो बता ही दिया मैंने आपको। अब यहां पे आ जाओ जी, ये वेयर हाउसिंग वाला हो गया सारा। देखो वेयर हाउसिंग का सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, और एक स्पेशल वेयर हाउस भी होता है, आपको उसमें दिया नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है जी। और ये पीरियड दिया हुआ है, और यहाँ पे वैसे इंटरेस्ट का रेट भी कहीं दिया नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं, पूछ सकते हैं। बैगेज ये कर लिया जी हमने, बैगेज के रूल्स कर लिए। याद करो, बोलो हाँ, नालायक को बोल तो दो, बैगेज वाला टॉपिक हमारा हो चुका है। हाँ हाँ सर हो चुका है। उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक ये भी कर लिया, ड्यूटी ड्रॉबैक भी कर लिया, बोलो हाँ। यस सर ये भी कर लिया जी। लो जी ये भी हो चुका है। अब यहां पे आ जाओ, डिमांड ऑफ ड्यूटी एक छोटा सा टॉपिक है, और देन फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी का। अब अगर मैं डिमांड की बात करता हूं ना, इसको कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जीएसटी याद करवाना चाहता हूं। याद आ रहा है कुछ जीएसटी वाले केस में कि आपको मैंने कहा था एक तो बोनाफाइड इंटेंशन होती है और एक मेलाफाइड इंटेंशन होती है। कि एक तो चोरी मैंने की, मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, बट वो अनजाने में हो गई, मुझे पता ही नहीं था। और एक मैंने चोरी जानबूझ के की। तो अगर इंटेंशन बोनाफाइड है और अगर मेलाफाइड है तो याद करो दोनों केस में अलग अलग लिमिट होती थी, तो वही सेम केस यहां पे है। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि जो तेरे घर में डिमांड का नोटिस आएगा मस्ट बी सर्व इन राइटिंग क्लियरली मेंशनिंग द रीजन एंड प्रोवाइडिंग द पार्टी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कि जब भी तेरे घर में डिमांड का नोटिस आएगा, ऑब्वियस बात है सबसे पहले शोकोस नोटिस आएगा। सॉरी, उस शोकोस नोटिस में, उस शोकोस नोटिस में ये लिखा होगा कि बताओ हम तुम्हें ये पनिशमेंट क्यों ना दें या तुम्हारे अगेंस्ट इंटरेस्ट क्यों ना लगाएं। अब वो शोकोस नोटिस कितने टाइम में आएगा जी? तो देखो यहां पे गवर्नमेंट कह रही है जनरली शोकोस नोटिस शुड बी सर्व विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट और 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट। मतलब 1 साल में शोकोस नोटिस आपके पास आ जाएगा। However, in specific case where duty or interest is not paid, short paid by reason of collusion, willful suppression or fact or misstatement, then the notice could be served within 5 years. नॉर्मल केस में 1 साल, नॉर्मल केस में 1 साल, और मेलाफाइड वाले केस में 5 साल। द डिमांड ऑफ ड्यूटी प्रोविजन ऑल्सो कॉल फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अप टू 6 मंथ। 6 महीने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड द कुड बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 6 मंथ। 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये पीरियड जो है वो 2 साल से ऊपर नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात, आपको मैंने पहले भी कहा था कि भैया डिपार्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी भी सीज कर सकता है, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना सर, आपको मैंने याद करो, मैंने कहा था कि आज इंसान 2 लोगों से डरता है, एक तो उसकी मौत घर में ना आ जाए और एक डिपार्टमेंट वाले घर में ना आ जाए। तो सिंपल सी बात है, ये बात ध्यान देना कि अगर नॉर्मल केस होगा तो 1 साल की लिमिट है, मेलाफाइड वाले केस में 5 साल की लिमिट है। और अगर प्रॉपर्टी अटैच करनी है पहले 6 महीने, फिर फर्दर एक्सटेंशन 6 महीने, बट 2 साल, टोटल 2 साल से ऊपर एक्सटेंशन नहीं होगी, ये बात ध्यान देना। तो ये सारी बातें डिमांड की है।
बेकार की बातें हैं। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लिमिट्स आ गई ना, और जहां लिमिट्स आ गई सर वहां मैं भी साइलेंट हो जाता हूं, क्योंकि ये प्रोविजन एक्चुअल में इतने नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि डिमांड का चैप्टर इतना है क्या? नहीं सर, बहुत बड़ा चैप्टर है। उन्होंने सिर्फ 5 लाइनें क्यों डाल दी? जहां जहां लिमिट्स हैं वो डाल दी बस। क्यों? क्योंकि लिमिट्स पूछूंगा, बच्चा याद नहीं करके आएगा। तो इंस्टीट्यूट बहुत क्लेवर माइंड से गेम खेलता है, हमें उससे भी क्लेवर बनना है सर। अगर वो ये सोचता है कि हम लिमिट्स याद नहीं कर सकते, उसे लिमिट हमें याद करके दिखानी है। तो सिंपल सी बात है, इसी के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा ताकि लिमिट्स आपको याद हो जाए। तो लिमिट्स आपको जरूर याद करनी है, और ये लिमिट्स चाहे कहीं साइड बाय साइड किसी पेज पे लिख लिया करो, ताकि जब हम एग्जाम से पहले रिवीजन करें लिमिट सारी की सारी हमारे सामने हो। ठीक है जी। अब यहां पे आ जाओ जी, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। अब ये कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या है? अब यहां से ना पिछले बार क्वेश्चन बने थे, बच्चे ने एग्जाम से आके क्या कहा, कहता सर, मैंने कहा हाँ, कह रहा कस्टम बहुत मुश्किल बना था। मैं कहा कहां से मुश्किल बना था? 5 क्वेश्चन बने और पांचों गिरे हुए क्वेश्चन थे। आप ये बोलो सर कस्टम मुश्किल नहीं था, उसने सेक्शन नंबर पूछ लिए थे। कहता सर सेक्शन नंबर जो पूछे वो हमने क्लास में किए थे, मैंने उसको नोट्स खोल के दिखाए, कॉन्फिस्केशन वाला टॉपिक खोल के दिखाया। मैं कहा ये आपको मैंने कहा था कि एक बार रीड करना, आपने किया? कहता सर वो तो आपने कहा था ना रीड करना, आपको पता है तो हम कितना रीड करते हैं, हम नहीं करते सर, हमने तो आपके ऊपर ब्लेम थोप दिया था कि सर ने क्लास में नहीं कराया, बात खत्म। ये उन्हीं बच्चों के लिए करवा रहा हूं इस बार मैं, क्योंकि सर अगर इस बार एग्जाम देने हैं ना, तो इस तरह से एग्जाम देने हैं कि एग्जामिनर भी ये सोचे कि भैया ये बच्चा छोड़ के क्या आया है। क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना होमवर्क करते हो, अब वो होमवर्क देने वाला जमाना भी मैंने खत्म कर दिया, छोड़ो। अब आपका होमवर्क ही मेरा होमवर्क है। नहीं तो ये टॉपिक क्या है सर, सिर्फ टॉपिक अगर आप रीड भी करोगे ना, अगर इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो भी टॉपिक समझ में आ जाएंगे है क्या इसके अंदर। मेन टॉपिक होते हैं बैगेज, वैल्यूएशन, ड्रॉबैक, इंपोर्ट प्रोसीजर, ये मेन टॉपिक होते हैं जिसको समझने में टाइम लगता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, बट फिर भी मुझे करवाने हैं क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहता मेरी फैमिली का बच्चा ये बोले कि सर आपने टॉपिक छुड़वा दिया था। क्योंकि वो ये नहीं बोलेगा कि आपने कहा था होमवर्क में एक बार रीड कर लेना, वो बोलेगा छुड़वा ही दिया था। तो आओ जी पढ़ते हैं एक बार। अब अगर मैं कॉन्फिस्केशन की बात करता हूं, सबसे पहला सेक्शन है 111। सेक्शन 111 ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने गुड्स इंपोर्ट किया इम्प्रॉपरली, अगर किसी पर्सन ने गुड्स इंपोर्ट किया इम्प्रॉपरली, इम्प्रॉपर का मतलब क्या है? याद करो मैंने कहा था आना है तो कस्टम पोर्ट पे आना है और किसी पोर्ट पे नहीं आना। अब अगर वो सामान किसी दूसरे पोर्ट पे चला गया और वहां से फिर आप कहीं लेके चले गए, इम्प्रॉपरली इंपोर्ट है, क्योंकि जिस कस्टम पोर्ट पे आना था उस कस्टम पोर्ट पे सामान आया ही नहीं। आपने गुड्स की स्मगलिंग की, आपने गुड्स की स्मगलिंग की। इट मीन गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई इंपोर्ट करने के लिए आपने इम्प्रॉपर तरीका यूज किया ना, तो उस केस में हम तुम्हारा गुड्स कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। अगर सामान इंपोर्ट करने में तुमने कोई भी गलत तरीका यूज किया तो हम तुम्हारा गुड्स कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। अब उस गलत तरीकों में कौन कौन से तरीके आएंगे वो गवर्नमेंट ने बताए हैं। देखो क्या कहा है जी, अगर आप सी या एयर से इंपोर्ट कर रहे हो, यहां पे क्या कर दिया, ऑफ लोडेड या अटेम्प्टेड टू बी ऑफलोडेड इन ए पोर्ट अदर देन कस्टम पोर्ट, मतलब कहीं और किसी पोर्ट पे उतार दिया, या किसी और रूट से लेके आ गए, जो स्पेसिफिक रूट था, गवर्नमेंट ने कहा था इस रूट से आना, आप किसी और रूट से आ गए, तो भैया आपने क्या कर दिया, इम्प्रॉपरली इंपोर्ट कर दिया। कोई ड्यूटीएबल प्रोहिबिटेड गुड्स आप यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है जी। उसके बाद आपने आईजीएम फाइल नहीं की, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल नहीं किया, उसमें वो डिस्क्लोज नहीं किया था, ठीक है, आपने वेयरहाउस में रखा था और वेयरहाउस से सामान रिमूव कर दिया बिना परमिशन के, तो यहां पे कवर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका गुड्स इनमें से किसी भी क्लोज में कवर हो जाएगा तो वो इम्प्रॉपरली इंपोर्टेड है, और अगर वो इम्प्रॉपरली इंपोर्टेड है तो उस गुड्स को हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, सेक्शन 111। तो आपके एग्जाम में ना लास्ट टाइम यही क्वेश्चन बना था, जिसको देख के बड़ा चकरा गया। उसने यही बोला था कि भैया अगर गुड्स आपने इम्प्रॉपरली इंपोर्टेड किए हैं तो गुड्स अगर कॉन्फिस्केट किए जाएंगे तो किस सेक्शन में किए जाएंगे, सेक्शन 111 में किए जाएंगे। सर अगर मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वो एक्सपोर्ट किया इम्प्रॉपरली, उस केस में क्या मेरे गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकते हैं? आंसर इज यस। अगला मेरा वही है, देखो री सेक्शन 113। इट मींस अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट किया इम्प्रॉपरली, इम्प्रॉपरली कैसे होगा जी, वही सेम पॉइंट यहां पे दिए हुए हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी केस में कवर हो गए, आपने एक्सपोर्ट किया इम्प्रॉपरली, और अगर इम्प्रॉपरली एक्सपोर्ट किया है तो उस केस में आपका गुड्स होगा वो हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, ठीक है नी। उसके बाद देखो सेक्शन 115, डील विद कन्वेंस विच आर लाइबल टू कॉन्फिस्केशन।
इट मीन्स अभी तो गुड्स के कॉन्फिस्केशन की बात चल रही थी, अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम तुम्हारा कन्वेंस जो है जिसमें वो सामान आ रहा है उसको भी हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो याद करो, आपको मैंने कहा था, याद आ रहा है कुछ? अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, क्योंकि बच्चे ध्यान से पढ़ नहीं रहे ना, कि 200 नॉटिकल माइल्स इंडियन कस्टम वाटर, याद आ रहा है कुछ? इंडियन कस्टम वाटर 200 आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, अभी भी 24 नॉटिकल माइल्स आपके मॉड्यूल में, अभी भी 24 नॉटिकल माइल दिया हुआ है सर। तो ध्यान रखना, अमेंडमेंट आ चुकी है, मैंने पहले ही बोला कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इंडियन कस्टम वाटर है। और याद करो, इंडियन कस्टम वाटर में क्या क्या पावर होती है? स्टॉप करने की, सर्च करने की, अरेस्ट करने की। देखो वही बात लिखी है कि आपके कन्वेंस को भी हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं जी। अब वो कब कॉन्फिस्केट कर सकते हैं? देखो क्या लिखा है, एनी कन्वेंस फ्रॉम विच गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू प्रिवेंट सीजन। उसके बाद एनी कन्वेंस फ्रॉम विच गुड्स, एनी कन्वेंस विच हैड टू स्टॉप लैंड बट डिड नॉट सो एक्सेप्ट टू सफिशिएंट कॉस्ट। उसके बाद एनी वेसल फ्रॉम विच गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर ए क्लेम ऑफ ड्रॉबैक वेयर अनलोडेड विदाउट नेसेसरी परमिशन। आपने अनलोडिंग बिना परमिशन की कर दी, तो मतलब अगर आपने इसमें से कोई भी दिक्कत की है ना, तो हम आपके कन्वेंस को भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 115, सेक्शन जरूर याद कर लेना जी। उसके बाद सेक्शन नंबर 118, डील विद कॉन्फिस्केशन ऑफ पैकेज। पैकेज जिसमें वो सामान पैक होके आ रहा है उसको भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। कमाल हो गई सर। गुड्स कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, कन्वेंस को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, जिसमें गुड्स पैक होके आ रहा है वो पैकिंग जो है, वो पैकेज जो है वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 119, स्टेट विद एनी गुड्स यूज टू कंसील द स्मगल गुड्स आर ऑल्सो लाइबल टू कॉन्फिस्केट। हम ये गुड्स भी जो हैं, जो स्मगल गुड्स में यूज किए गए हैं, उसको भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 120 एंड 121, वेयर स्मगल गुड्स undergo a change in their physical form post smuggling even they would be liable to आपने उसको बाद में चेंज करने की कोशिश की है तो वो गुड्स भी हम कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें कॉन्फिस्केशन की चल रही हैं। अब सोच के बोलना, आप जो भी गुड्स कॉन्फिस्केशन करने की बात हो रही है, क्या कॉन्फिस्केट ऐसे ही कर लेंगे या पहले शोकोस नोटिस देंगे? देखो ये पहले क्या लिखा है, शोकोस नोटिस देंगे। आप उसे प्रूव करोगे आप सही हो, आप उसे प्रूव करोगे, उसके बाद जाके फिर वो ऑर्डर पास करेंगे और आपसे फाइन देने का भी ऑप्शन देंगे कि तुम फाइन भी दे सकते हो कॉन्फिस्केशन के बदले, कि तुम इतना फाइन दे दो और ये सामान ले जाओ। आपने भी सुना होगा लॉ के अंदर कि फाइन इन लियो ऑफ कॉन्फिस्केशन, सुना है ना आपने, कि फाइन इन लियो ऑफ कॉन्फिस्केशन। तो ये वही चीज है, देखो कि आप अपना यहाँ पे फाइन पे कर दो और ये सामान अपने यहां से निकाल के ले जाओ। तो ये सारे सेक्शन जो है ना सर, ये सेक्शन नंबर पिछली बार पूछ लिए थे इंस्टीट्यूट ने, वहां बच्चा कह रहा था कि पेपर बाहर से आ गया। तो सर अब सेक्शन नंबर तो याद करने पड़ेंगे ना सर, कितने याद करें सर, क्या करें, आपको पता नहीं हम कितने परेशान हो चुके हैं। नालायकों, अभी तो आधी परेशानी तो मैंने दूर कर रहा हूं आपकी। मतलब इस बार तो रिकॉर्ड तो हिस्ट्री क्रिएट हुई है, जितनी यूट्यूब पे इस बार वीडियो डलनी है हिस्ट्री क्रिएट हुई है सर। आज तक की हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी मैंने इतना यूट्यूब मिस किया हो। डेली कोई ना कोई क्लास आ रही है, डेली कोई ना कोई रिवीजन क्लास आ रही है, डेली कोई ना कोई आ रही है। इतना काम तो मैंने कम कर दिया। अभी भी कह रहे हो कि हार्डवर्क, आपका काम थोड़ा छोटा मोटा तो करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि आप हो गए आलसी। आपको लग रहा है विवेक सर सब कुछ करवा देंगे। सर मैं करवा दूंगा, बट आपने एग्जाम देने हैं, एग्जाम हॉल में आपको याद करना है, तो सेक्शन नंबर आपको याद करने बहुत जरूरी है। सेक्शन नंबर याद करने मुश्किल नहीं होते, अगर आप डेली बेस पे पढ़ोगे ना तुरंत याद हो जाएंगे। बट पढ़ने की कोशिश तो करो, आप कोशिश ही नहीं कर रहे। जितनी कोशिश करोगे रिवीजन करने की उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है जी, तो ये सेक्शन है। उसके बाद एक चैप्टर फिर आपका रिफंड का है। रिफंड वही ड्यूटी ड्रॉबैक जो मैंने बताया था कि उसके अंदर 98% मिलता है। अब भैया अगर आपका रिफंड लेना तो आप रिफंड ले सकते हो। रिफंड यहाँ पे आपको 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन डालनी पड़ती है रिफंड की। ठीक है, जैसे याद करो जीएसटी में कितने टाइम में डालनी पड़ती है, 2 साल, याद आ रहा है कुछ, 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। और कस्टम में जो एप्लीकेशन डालनी पड़ती है वो 6 महीने के अंदर डालनी पड़ती है। तो चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड हो, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड हो, दोनों ही केस में एप्लीकेशन जो होगी वो 6 महीने के अंदर आएगी। ठीक है जी, और अगर वो केस ऊपर कवर नहीं होगा तो फिर वो एप्लीकेशन जो होगी वो 1 साल के अंदर जाएगी। तो इंपोर्ट वाले केस में 2 हैं, जो केस यहाँ पे कवर है, ठीक है जी, जो केस इसमें कवर होंगे उसमें एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर, और जो केस इसमें कवर नहीं होंगे तो एप्लीकेशन कितने टाइम के अंदर जाएगी, 1 साल के अंदर जाएगी। ठीक है जी, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे हैं। ठीक है, अब आगे मिसलिनियस दिया हुआ है, असेसमेंट। असेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया था वैल्यूएशन में कि ड्यूटी असेस करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बस देख लेना, एक पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ना है कि ये रहा कि अगर आप कोई ऑफेंस करते हो
तो आपको पनिशमेंट जो मिल सकती है वो 7 साल तक की आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अगर ड्यूटी, ध्यान रखना, अगर ड्यूटी आपकी 50 लाख से ऊपर है, देखो लिखा ना, ऑफेंस इन्वॉल्विंग ड्यूटी वेजन मोर देन 50 लाख, और ड्यूटी ड्रॉबैक आपने क्लेम किया 50 लाख से ऊपर, ठीक है, नॉन अवेलेबल है, तो उस केस में आपको पनिशमेंट 7 साल तक की मिल सकती है, और 200% तक आपकी पेनल्टी लग सकती है, 200% तक, ठीक है जी, और अप टू 5 टाइम्स द वैल्यू गुड्स और फॉरगॉन डॉक्यूमेंट। तो ये आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल वालों के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है ना, प्रोफेशनल वालों के एग्जाम में नहीं, बट एग्जीक्यूटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते नहीं। अगर आपने कोई ऑफेंस किया कस्टम में, कितने साल तक की जेल, 7, कितने परसेंट तक की पेनल्टी, 200% तक की पेनल्टी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक पॉइंट आपका ये है एडवांस रूलिंग का। एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है, याद करो, मैं आपको याद करवाता हूँ। जीएसटी और कस्टम, सॉरी जीएसटी और इनकम टैक्स, एडवांस रूलिंग मैंने कहा था कि एडवांस में ही डिसाइड कर देना कि जो भी तुम काम करने जा रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा। अब सोच के देखना, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, इंडिया का है, अब वो ये चाहता कि मुझे ना ये सामान इंपोर्ट करना है और मुझे पहले ही पता लग जाए उस इंपोर्ट पर कितनी ड्यूटी मुझे देनी पड़ेगी। सर क्या पहले ही पता लग सकता है? यस। आर जो रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, जो कस्टम में काम कर चुके होते हैं, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी बना देती है, और लोग उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं हमें ये सामान इंपोर्ट करना है तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, मेरे कस्टम ड्यूटी कितनी आएगी, पहले ही बता दो। तो उसके लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट कहती है वो एप्लीकेशन आप डाल दोगे। अब अगर मुझे बाद में लगता है कि मुझे एप्लीकेशन नहीं डालनी थी, तो आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन में आप एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हो। और अगर एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं की तो ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि भैया जो आपने काम करना है उस पर क्या ड्यूटी होगी, क्या वैल्यू होगी। उसके पास टाइम होता है 90 दिन का। तो 90 डेज के अंदर अंदर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी, रूलिंग देगी। और अगर एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो कितने दिन में विड्रॉ कर सकते हो? 30 दिन में विड्रॉ कर सकते हो। ये देखो यहां पे दिया हुआ है। और मैं आपको इतनी बात बोल दूं सर, ये टॉपिक इतने छोटे छोटे मत समझना सर, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, इतने छोटे छोटे टॉपिक मत समझना, ये टॉपिक एक्चुअल में बड़े हैं। मेरी मजबूरी क्या है, जितना इंस्टीट्यूट ने दिया उतना ही कराना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं पूरा इसके बैकग्राउंड में चला गया तो कम से कम भी एक एक लेक्चर इस एक एक टॉपिक पे लगेगा सर, एक एक लेक्चर, ध्यान रखना, कम से कम भी एक एक घंटा इस टॉपिक पे लगेगा। फायदा क्या होगा? 0/0। क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस में कवर ही नहीं है। तो जितना हमारे सिलेबस में कवर है हम उतना ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भैया 5 नंबर का आना है या मैक्सिमम 7 नंबर का आना है, उसके लिए हम 20-20 लेक्चर तो लगाएंगे नहीं। क्योंकि जीएसटी याद करो, जीएसटी 45 नंबर का है, वहां पे हमारे 40 लेक्चर लगे हुए हैं। इनकम टैक्स 50 नंबर का है, वहां पे हमारे अप्रोक्सीमेट 60 लेक्चर लगे हुए हैं। कस्टम जब हमारे एग्जाम में 5 नंबर का है तो मेरे ख्याल से 7 लेक्चर जो हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। थोड़ा एफर्ट तो खुद भी करना पड़ेगा ना, थोड़ा एफर्ट तो खुद भी करना पड़ेगा। तो ये लास्ट पॉइंट आपका सेटलमेंट कमीशन है। सेटलमेंट कमीशन का मतलब है कि अगर कस्टम में कोई आपको दिक्कत आ जाए, मान लो आपने चोरी की है और आपके देने के पैसे हालात ही नहीं, आपने कहा जो करना है कर लो, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, बैठ के सेटलमेंट करती है कि बैठ जा, 50 लाख का तेरे को देना बनता है, बट तू 15 लाख दे दे, हम तेरी सारी लाइबिलिटी खत्म कर देंगे। तो ऐसे कुछ आज कस्टम में कुछ अथॉरिटीज होती हैं जो आपकी सेटलमेंट करवाती हैं डिपार्टमेंट के साथ, उस बारे में बात बोली गई है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी बातें आपकी हैं, आपको एक बार रीड करनी है। मैं एक बार दोबारा बोल दूं, मॉड्यूल से क्या क्या पढ़ना है आपको, मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना। एक्जी वाले बच्चे, प्रोफेशनल वालों को बताऊंगा उनके लेक्चर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ प्रोफेशनल में तो है, उनको तो देखना ही देखना है, बट उन्हें मॉड्यूल से क्या पढ़ना है उनके लेक्चर में बताऊंगा। आपको क्या पढ़ना है वो सुन लो। एडवांस रूलिंग पढ़ लेना एक बार, सेटलमेंट कमीशन, उसके बाद ये सिविल लाइबिलिटीज, ठीक है, उसके बाद ये क्रिमिनल लाइबिलिटीज, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जहां जहां टिक कर रहा हूं सिर्फ वही एक बार यहां से पढ़ना है। उसके बाद ये रिफंड, ये जी, और ये कॉन्फिस्केशन वाला टॉपिक, ये डिमांड, ठीक है, ये नहीं पढ़ना आपको, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं पढ़ना, ये नोट से पढ़ना है, नोट से जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं। बैगेज नहीं पढ़ना, नोट से पढ़ना है जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हैं, ठीक है। वेयर हाउसिंग नहीं पढ़ना, नोट से पढ़ना है जो भी मैंने आपको नोट्स दिखाए थे, ठीक है जी। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट वहां से पढ़ सकते हो, यहां से पढ़ना है तो ये डिफरेंस पढ़ लेना, बस सिर्फ ये डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद ये नहीं पढ़ना, सेक्शन 29-30 ये सब वहां से पढ़ना जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये सब यहां से नहीं पढ़ना।
उसके बाद ये पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर, ये पढ़ लेना। एग्जम्पशन अंडर कस्टम, ये एक बार रीड कर लेना। वैल्यूएशन यहां से नहीं पढ़ना, जो मैंने आपको वहां पे डायग्राम बनाया वहां से पढ़ना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं अपने आप करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो वैल्यूएशन आपको यहां से नहीं पढ़ना, क्रॉस कर रहा हूं जी मैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन, ये पढ़ना है आपको, यहां से पढ़ना है। ये क्लासिफिकेशन यहां से पढ़ना है। ये वाला सेस तो मैंने क्रॉस ही कर दिया। रोड एंड इंफ्रा सेस आपका 8 रुपए पर लीटर, ये आपको देखना है यहां से। सोशल वेलफेयर और ये टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, ये मैंने आपको बताई दी है। और बाकी बस, और ये डेफिनेशन जो है ये वाली, ये आपको एक बार यहां से पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मॉड्यूल से पढ़नी है, जो नहीं पढ़नी वो नोट से पढ़नी है। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लो। आज हमारी फाइनली कस्टम खत्म हो चुका है। 7 क्लास 7 नंबर हमारे हैं। अब जब मैं इसके एमसीक्यूज कराऊंगा आपकी और बढ़िया से प्रैक्टिस होगी, आपको याद करने का दोबारा मौका मिलेगा कि हमने किस क्लास में क्या किया था, क्योंकि उसके बिना एमसीक्यू सोल्व भी नहीं होंगे। तो अप्रोक्सीमेट मैं ये सोच रहा हूं कि 100 एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस कर लें, जिसमें से गारंटी दे रहा हूं सर 7 एमसीक्यूज बनेंगे ना तो 5 तो उसमें से ही बन जाएंगे। वैसे क्या पता 7 के 7 ही बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो एमसीक्यूज बनाऊंगा बहुत बढ़िया बनाऊंगा और एग्जाम के लिए मोस्ट रेलिवेंट होंगे, ठीक है। तो 100 एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमारा फुल फ्लैज कस्टम खत्म हो जाएगा, कस्टम की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उससे पहले एक बार बस अपने मॉड्यूल से ना इन चीजों की रीडिंग कर लेना, मैंने आपको बोली है, ठीक है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। तो फाइनली एक और कमिटमेंट आज हमारी पूरी होती है कस्टम की, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए। प्रोफेशनल वाले बच्चों की भी कमिटमेंट पूरी होने वाली है 2 लेक्चर के बाद। तो जो जो मैंने कमिटमेंट आपसे की थी, भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से, आपकी विशेष से, वो सारी कमिटमेंट मैं पूरी करता जा रहा हूं जी, ठीक है जी। बस आप अपना आशीर्वाद रखो और फटाफट से 1 लाख की फैमिली हमें बनानी है सर। मैं चाहता हूं आप न्यू ईयर पे मुझे गिफ्ट दो, तो मैक्सिमम हर बच्चे के साथ शेयर करो और मैक्सिमम उनको बोलो कि सर जो रिवीजन क्लास यहाँ पे मिल जाएंगी ना, जो रिवीजन क्लास यहाँ पे मिल जाएगी, जितनी मेहनत से मिलेंगी, उनको ये फील होगा कि वाकई हमें कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मैं खड़ा होकर बोलूंगा जी। अरे आज तबीयत का मेरे को लग रहा है काम थोड़ा खराब, ठीक है। चलो फिर मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय 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 बाय। नवरात्र भी स्टार्ट होने वाले हैं, माता रानी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय।